दिन बाद जंग शिफान तियानिन टेम्पल से फेयरवेल ले लेता। उसकी स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हो जाती है। जाने से पहले मास्टर पुआंग उसे एक बार फिर से तियानिन टेम्पल ज्वाइन करने को बोलते, बट जंग शिफान रिफ्यूज कर देता और वहाँ से अपने सैड पास्ट के बारे में सोचकर चले जाता। सीन क्विंगन हिल के बम्बू पीक का दिखाया जाता, जहाँ शेवी उर्दंग मचा रहा था। बम्बू पीक के डिसाइबल्स उसे वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाते। तियान भी सभी डिसाइबल से पूछता, मंकी के अलावा तुमने किसी और को भी देखा? बट सारे डिसाइबल्स मना करते। तियान भी ऑब्वियसली जंग शिफान के बारे में पूछना चाहता था। ऐसी एक मॉर्निंग में शेवी दाहुआंग के साथ खेल रहा होता। जंग शिफान खुद को हाइड करते हुए वहाँ आ जाता। शेवी जंग शिफान को वहाँ देखकर हैप्पी फील करता एंड उसके शोल्डर पर बैठ जाता। जंग शिफान यहाँ किसी को सेंस करता हुआ एक ओल्ड वॉइस में कहता, कम आउट। जैसे वो ये बोलता, वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता जो बोलता, सिर्फ कुछ ही दिन बीते पर तुम्हारी स्किल्स इस लेवल तक एडवांस हो गई, ये काबिले तारीफ है। वो फिगर मिस्टर गोस्ट होता। जंग शिफान कहता, तुम यहाँ पर मेरे वेट कर रहे थे, कहो क्या बात है। इन रिस्पॉन्स में मिस्टर गोस्ट कहता, सेक्ट हेड ने कहा अगर तुम वाइस सेक्ट लीडर से मिलो उसे मेरे मैसेज पास ऑन करना। बीस्ट डेटी इंजर्ड स्टेट में साउथर्न बॉर्डर साइड है एंड जैसे कि अभी वो इंजर्ड है, इससे अच्छा चांस क्या होगा उसे किल करने का। मिस्टर गोस्ट कंटिन्यू करता, सेक्ट हेड ने ये भी कहा, ऑल्दो बीस्ट गॉड को मारना इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बीस्ट गॉड के पेट को ताओती को लाना, इसलिए सेक्ट हेड ने तुम्हें उसके पेट को लाने के लिए कहा। ये सुन के जंग शिफान शॉक हो जाता। वो ये समझ नहीं पाता आखिर बीस्ट गॉड के पेट ताओती से गोस्ट किंग को क्या फायदा, बट वो इन सब के बारे में नहीं सोचता एंड मिस्टर गोस्ट से बोलता ठीक है, और वहाँ से फिर वो डिसअपीयर हो जाता। सीन दिखाया जाता है एक रूम का जहाँ पर बीस्ट गॉड एंड एक लेडी होती है। बीस्ट गॉड वुंडेड होता है एंड उसी लेडी ने बीस्ट गॉड को सेव किया। बीस्ट गॉड पजल्ड लुक में पूछता, तुमने मुझे क्यों सेव किया? वो लेडी कहती है, मेरे भी तुम्हें सेव करने के अपने मोटिव्स है, मुझे शामन ट्राइब की मिस्टीरियस फॉर्मेशन के बारे में जानना। फिर इनके बीच में कुछ चैंटिंग होती है। वो लेडी कहती है, तुम तो ह्यूमन नहीं हो तो फिर तुम वुंडेड कैसे हो सकते हो? बीस्ट गॉड इन रिस्पॉन्स में कहता, तुम्हें कैसे पता कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ? इसी टाइम पर बीस्ट गॉड अपने हाथ में एक ब्रश निकालता है एंड अपने हाथ में कुछ ड्रॉ करने लगता, जिससे उस जगह से फ्रेश ब्लड निकलने लगता। वो लेडी ये देख के शॉक हो जाती है एंड बोलती है, तुम ह्यूमन बन गए? बीस्ट गॉड कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बस स्माइल करता। कोई नहीं जानता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा। वो लेडी हंसते हुए कहती है, तभी तुम उस बैटल में वुंडेड हुए। इनिशियली मुझे लगा था तुम हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बने हुए जिससे तुम इमॉर्टल हो, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ह्यूमन में टर्न हो जाओगे, जिसकी तुम्हें हमेशा से चाह थी। बीस्ट गॉड ये सब सुन के कहता, मुझे कभी ह्यूमन बनने की चाह नहीं थी, मैं तो बस सिर्फ उसके लिए ह्यूमन बनना चाहता था। उस लेडी को ये समझ नहीं आता एंड कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या? बीस्ट गॉड फिर अपनी डार्केस्ट पास्ट को सुनाने लगता। जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्शियस गेन करी थी, मैंने बस एक लड़की को देखा। उस टाइम पर मेरे पास कोई बॉडी नहीं थी, मैं कंफ्यूज था एंड वो लड़की मुझे देख रही थी। जैसे ही कुछ टाइम बीता, मैंने प्रॉपर फॉर्म ले ली एंड ये भी जाना कि वो लड़की एक ह्यूमन है, शामन ट्राइब से शामन लेडी, जिसका नाम लिंग लॉन्ग था। जब बीस्ट गॉड ये बोल रहा होता तब उसकी एज में कुछ इस चेंज से इमोशन साफ साफ दिख रहे होते हैं एंड वो स्टोरी को कंटिन्यू करता। वो लिंग लॉन्ग थी जिसने मुझे अपनी शामन ट्राइब की मिस्टीरियस पावर को यूज करके साउथर्न बॉर्डर की हेवन एंड अर्थ की एनर्जी एब्सॉर्ब करके क्रिएट किया। मैंने लिंगलोंग से कई बार पूछा कि मुझे क्यों बनाया, बट वो बार बार इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती थी। एट द एंड मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्यों क्रिएट किया, इमॉर्टेलिटी। लिंगलोंग की पावर उस टाइम पर इस लेवल तक पहुंच गई थी कि अक्रॉस द वर्ल्ड उसका कोई राइवल नहीं बचा था एंड शामन ट्राइब में उसे एक गॉड जैसा ट्रीट किया जाता था। जब वो ये सबसे बोर होने लगी तो उसने अपने लिए एक गोल फाइंड आउट किया, जो था इमॉर्टेलिटी की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना। इवन तो वो बहुत टैलेंटेड थी बट वो इस मिस्ट्रीज को समझ नहीं पाई एंड फाइनली एक दिन जब लिंगलोंग इमॉर्टेलिटी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रही थी, उसके दिमाग में क्रेजी आइडिया आया। इन ह्यूमन कॉमनली ह्यूमन लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है, इवन इनलाइटन के बाद बन की लाइफ स्पैन कुछ ही 100 ईयर तक इंक्रीज होती है, बट इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है, लाइक हेवन एंड अर्थ क्रिएशन, यिन एंड यांग, करंट, विशियस एंड और भी कुछ। जैसे कि ये सब हेवन एंड अर्थ की क्रिएशन है तो ये हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। लिंगलोंग के माइंड में यही सब है एंड उसने अपना पूरा टाइम इसे स्टडी करने में डिवोट कर दिया। वो लेडी जो बीस्ट गॉड की स्टोरी सुन रही होती है वो बोलती है, शी वॉज रियली रिमार्केबल। इन रिस्पॉन्स बीस्ट गॉड स्माइल करते हुए बोलता, हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो रिमार्केबल थी। जब मैं इस दुनिया में पहली बार आया, पहली लड़की वही थी जिसे मैंने देखा एंड फिर उसके बाद से वही मेरी पूरी दुनिया बन गई थी। जैसे जैसे टाइम फ्लो हुआ मैंने शेप लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा कोर हेवन एंड अर्थ की विशेष एनर्जी को एब्जॉर्व करके बना हुआ था, तो मैंने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्व करना स्टार्ट किया, जिससे मैं स्ट्रांग होता गया। ये देख कर लिंगलोंग अनईजी फील करने लग गई एंड उसके बाद से उसने मुझे वैसे नहीं देखा जैसे पहले देखा करती थी। जब मेरी पावर्स उसके इक्वल हो गई उसके बाद से तो उसने मेरे साथ हंसना ही छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत ही पजल था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी पावर्स इतनी फास्ट कैसे बढ़ रही है। मेरे लिए पावर्स कभी मैटर ही नहीं करती थी, मुझे तो बस उसके साथ रहना था। और ये बात मैंने उसे कई बार कही एंड अब जब मैं उन बातों को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चाइल्ड अपनी मदर से कंप्लेन कर रहा हो। बट लिंगलोंग ने मेरी बातों का एक बार भी भरोसा नहीं किया। फाइनली एक दिन ऐसा आया, मुझे उस घर से बाहर जाने का मन हुआ जो लिंगलोंग का घर था। उस दिन लिंगलोंग घर पे नहीं थी एंड मैं घर से बाहर चला गया। आउटसाइड कई सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं एंड जो भी मुझे देख रहा था वो सब डर के चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। फॉर सम रीजन मैं
पैनिक करने लग गया एंड गुस्सा आ गया। मैं फील कर पा रहा था मेरे हार्ट से विशियस एनर्जी इमर्ज हो रही है। एंड फिर आया वो एक मोमेंट जिसने मेरी पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया। मेरी और कई सारे वॉरियर आ रहे थे एंड अटैक करने लग गए। इनिशियली मैं रिट्रीट करने लगा, मुझे उनसे फाइट नहीं करनी थी। मुझे अपने बाहर आने पर रिग्रेट हो रहा था। मैंने उन्हें कई बार समझाने का ट्राई किया बट किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो अटैक करते जा रहे थे जिससे मैं अपना आप हो बैठा एंड बाई मिस्टेकन एक पर्सन को किल कर दिया, जिससे जो बाकी वॉरियर्स थे वो और भी ज्यादा विशियस हो गए। आइदर साइड जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड देखा मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगे एंड किलिंग इंटेंट क्रेजी वे में फ्लो होने लगा, जिससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड कई सारे लोगों को किल कर दिया। मैं उस टाइम पर ऐसे सीन को विटनेस कर रहा था लाइक मैं किसी ब्लड पूल में हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं काम हुआ एंड आसपास देखने लगा तो देखा कि मैं कई सारे लोगों के बीच में हूँ। लिंगलोंग भी वापस आ गई थी एंड मुझे बिना ब्लिंक किए हुए घूट रही थी। उसका पूरा फेस पीला पड़ गया था। उस टाइम पर मैं बहुत डर गया, मुझे लगा मैंने गलत किया बट मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैंने क्या गलत किया। उसके बाद लिंगलोंग ने मुझ पर अटैक किया। मैं लिंगलोंग को एक्सप्लेन करना चाहता था सब कुछ जो भी हुआ एंड उसे ये बताना चाहता था मुझसे गलती हो गई, इसके बाद मैं कभी उस घर से बाहर नहीं आऊँगा, मैं हमेशा उसी घर में तुम्हारे साथ रहूँगा। बट उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। लिंगलोंग की स्किल्स उन ऑर्डिनरी वॉरियर से काफी हाई होती है, जिससे जल्दी मेरी बॉडी पर वुंड्स दिख रहे थे बट एट द सेम टाइम आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं रिकवर हो रहा था। मैं ये सेंस कर पा रहा था जितनी बार लिंगलोंग अटैक कर रही इतनी ज्यादा मेरी पावर्स इंक्रीज हो रही थी। जब लिंगलोंग ने ये नोटिस किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पूरा फेस व्हाइट हो गया था, लाइक उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। मुझे ये सेंस हो गया लिंगलोंग मुझसे हेट करने लग गई एंड उसने शामन टाइप डिफरेंस पावर को मेरे ऊपर ट्राई किया। इवन तो मेरी बॉडी मॉर्टल थी बट मेरे हार्ट में जो पेन हो रहा था वो मैं किसी को बयान भी नहीं कर सकता था। एट द एंड मैं वहाँ से भाग गया। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो जो भी मुझे देख रहा था वो सभी बहुत डरने लगता है। मुझे ये तो समझ आ गया था कि मेरी अपीयरेंस बहुत टेरिफाइंग है, इसीलिए सब मुझसे डर रहे हैं। वहाँ से भागने के बाद मैं 10,000 माउंटेन पर आया। कुछ टाइम बाद मैंने इस केव को डिस्कवर किया एंड टेम्परली यहीं पर रहने लगा। मुझे वापस जाना था एंड लिंगलोंग के साथ रहना था। और जब मैंने वापस जाने का ट्राई किया उस टाइम पर कुछ ऐसा हो जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं एक सीन देखकर शॉक हो गया, दुनिया में इतनी क्रूअल एंड टेरिबल पावर भी एग्जिस्ट करती है। लिंगलोंग ने इन्फर्नो मिरर की पावर्स को यूज करके 8 सेवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन बिल्ड की एंड 8 वाइल्ड फायर ड्रैगन को समन किया और मुझे उस फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। ऑल्दो मैं इमॉर्टल था बट उस टाइम पर मैं बहुत इंजर्ड हो गया, जिससे मेरी फॉर्म कम्प्लीटली सैटर हो गई। मैंने कई बार लिंगलोंग को बताने का ट्राई किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना, बट वो ये सब इग्नोर कर देती थी। उसका बस एक ही गोल बन गया, मुझे डिस्ट्रॉय करना, बर्न मी टू डेथ। इन द एंड मैं हार गया एंड इस केव में वापस आ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लिंगलोंग मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रही है, बट फिर भी मैं लिंगलोंग के साथ रहने को डिटरमिन्ड था। जब मैं इस केव में वापस आया तो यहाँ की हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, जिससे मैं जल्दी रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद मैं चुपके से लिंगलोंग को ढूंढने जाने वाला था बट वो खुद ही मुझे ढूंढते हुए अपने साथ और वॉरियर्स को लेके आई। मैं लिंगलोंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज उसने मुझे क्रिएट किया, उससे बेहतर मुझे और कौन जान सकता था। जस्ट लाइक बिफोर मैंने उस टाइम पर फिर से लिंगलोंग से पूछा वो मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रही है एंड इस टाइम पर कुछ डिफरेंट हुआ। उसने मुझे रिस्पॉन्स किया। लिंगलोंग कहती है मुझसे गलती हो गई, सब कुछ मेरा फॉल्ट था, मैंने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। साथ में वो ये भी कहती है मैं हेवन एंड अर्थ की विशियस एनर्जी से बना हूँ, अगर वो मुझे इस वर्ल्ड में रहने देगी तो कॉमन पीपल्स के लिए खतरा होगा। अगेन मैंने उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मॉर्टल पीपल्स को खतरा हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इन रिस्पॉन्स लिंगलोंग बस स्माइल करती है एंड कहती है मैं तुम पर भरोसा भी कर लूँ बट फिर मेरे बनने के बाद क्या होगा। मैं ये सुनकर शॉक हो गया एंड मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था। मुझे ये पता था कि मैं इमॉर्टल हूँ बट मैंने कभी लिंगलोंग के बारे में नहीं सोचा। और फिर बीस्ट गॉड उस लेडी की ओर देखते हुए कहता, मुझे अभी भी वो सीन याद है, लिंगलोंग का फेस पूरा पील हो गया था एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लाइक वो भी ये नहीं करना चाहती थी। एंड देन लिंगलोंग ने 8 सेवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट किया, जिससे मैं फिर से ट्रैप हो गया एंड मेरी फॉर्म को बर्न आउट कर दिया। फॉर्मेशन को यूज करने से वो भी खुद वुंडेड हो गई थी। उस फॉर्मेशन में मुझे दिन रात ट्रैप किया हुआ था। जैसे ही मेरी पावर स्लोली रिकवर हो रही थी वैसे ही उस फॉर्मेशन की फ्लेम्स उसे डिस्ट्रॉय कर रही थी। फाइनली लिंगलोंग मुझसे पूछती है अगर मेरी कोई इच्छा है। बीस्ट गॉड हंसते हुए कहता है मेरी क्या ही इच्छा होगी, मुझे उसके साथ रहना था। मैंने उससे पूछा मैं उसके साथ क्यों नहीं रह सकता। इन रिस्पॉन्स मुझे बस ये सुनने को मिलता क्योंकि तुम ह्यूमन नहीं हो इसलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उस फॉर्मेशन की पावर से मेरी पावर ड्रेन हो रही थी। मैंने उससे बोला देन मुझे ह्यूमन बनने दो। ये सुनकर वो सेटल्ड हो जाती है एंड कुछ टाइम तक कोई हलचल नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो मेरी ओर देखते हुए बोलती है मैंने तुम्हें निराश किया एंड शामन ट्राइब मैजिक स्पेल्स पढ़ने लगती है। इसी के साथ वो खुद को चाकू से भी स्टैब करने लगती है। मैं ये देखकर ट्रैम्बल करने लगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहती है। स्लोली लिंगलोंग अपने फ्लैश एंड बोन्स को यूज करके एक बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है एंड मुझे उस स्ट्रक्चर में प्लेस करती है और मेरी कॉन्शियस धीरे धीरे उस बॉडी में मर्ज हो गई। उस टाइम पर लिंगलोंग की वॉइस सॉफ्ट हो गई थी। वो कहती है एट लास्ट मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ।
इन फ्यूचर अगर कोई पांचों के पांचों होली वेपन्स को गैदर करके इस बॉडी में प्लेस करेगा, उस टाइम पर तुम रिजरेक्ट हो जाओगे। इवन तो मेरे पास एविल पावर्स थी, बट मेरी बॉडी ह्यूमंस की हो गई एंड मैं इमॉर्टल से एक मॉर्टल बन गया था। लिंगलोंग फिर कहने लगती है मैंने खुद को इमॉर्टलिटी पाने के लिए डिवोट कर दिया था, जिससे हेवनली लॉज को वायलेट कर दिया, जिस मिस्टेक की वजह से कई लोगों की जान चली गई। मेरी कॉन्शियस धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी एंड लास्टली मुझे लिंगलोंग की बस कुछ ही वर्ड्स सुनाई दिए, आई विल ऑलवेज बी विद यू हियर, जिसका मतलब मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था। फिर जब 10,000 साल बाद मैं रिजरेक्ट हुआ, इसी केव में मैंने एक स्टैचू देखा जिस स्टैचू की हालत खराब हो गई थी, लाइक वो भी सफर कर रही हो। जब मैंने उस स्टैचू को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया एंड मैंने हक कर लिया एंड फाइनली मुझे लिंगलोंग के लास्ट वर्ड समझ आ गए थे। और फिर इससे आगे की स्टोरी कुछ ऐसी होती है, पांचों होली ट्रेजर्स को शामन लेडी के मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन अपने पास रख लेते हैं, जिनमें से एक ट्राइब मियाओ ट्राइब भी होती है। एंड वहाँ पर जो भी हुआ वो सब तो आपने डोमा में देख लिया होगा। एक पर्सन सभी पांचों होली ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लेता है, वो पर्सन ब्लैकवुड होता है, शामन लेडी का मोस्ट वन ऑफ द ट्रस्टी पर्सन लाइक ब्लैक टाइगर। वो पर्सन बीस्ट टीटी को रिजरेक्ट कर लेता है, जो ऑलरेडी सीजन 3 की स्टार्टिंग में दिखा दिया। टू बी ऑनेस्ट ये फाइट फेयरली नहीं होती है, बिकॉज जिस टाइम बीस्ट गॉड एंड जंग शफान की फाइट होती है उस टाइम पर बीस्ट गॉड इंजर्ड होता। वेल स्टार्ट करते ये फाइट नोवेल बेस्ड होगी। सीन दिखाया जाता है 10,000 ग्रेट माउंटेन का। जंग शफान एंड जिंगपिंगर एक केव की ओर फ्लाई कर रहे होते हैं। वो दोनों इस टाइम पर एक मिशन पर होते हैं। गोस्ट किंग ने उन्हें बीस्ट गॉड का पैट पे लेने की टास्क दी थी। इसी के साथ सीन जंग शफान एंड जिंगपिंगर से दूर का दिखाया जाता, जहाँ पर गुड फैक्शन के कुछ डिसाइपल भी उसी केव की ओर आ रहे थे। गुड फैक्शन को भी बीस्ट गॉड की लोकेशन का पता चल गया था, इसलिए वो मौका का फायदा उठाते हुए कुछ डिसाइपल को बीस्ट गॉड को किल करने के लिए भेजते, क्योंकि बीस्ट गॉड इंजर्ड स्टेट में होता। तो इससे बढ़िया चांस और क्या ही हो सकता था। यस, बीस्ट गॉड इंजर्ड होता। जब बीस्ट गॉड बीस्ट वेव को क्विंगन हिल में अटैक करने के लिए ले जाता, उस टाइम पर बीस्ट गॉड जोशियन स्वॉर्ड से इंजर्ड हो जाता एंड वहां से बीस्ट गॉड को एक लेडी रेस्क्यू करती है। उसके बाद बीस्ट गॉड सबड्यू डेविल एंड सेड केव में अपने आप को हील कर रहा होता। उसके साथ वो लेडी भी होती है जिसने बीस्ट गॉड को सेव किया था। बीस्ट गॉड अपनी इंजरी हील करने के साथ साथ अपना सैड पास्ट इस लेडी को सुना रहा होता। जंग शफान एंड जिनपिंगर वहां पर पहुंच जाते हैं। सरप्राइजिंगली जिनपिंगर को वो मिस्ट्रियस लेडी डाइवर्ट कर देती है, बट जंग शफान केव के अंदर चले जाता, जिस शेल्टर में बीस्ट डेटी होता। पूरा रूम डार्कनेस से भरा हुआ था। डार्कनेस तो क्या ही, रूम में आग जला रखी थी। रूम के सेंटर में एक यंग मैन लेटा हुआ था। उसके थोड़े ही डिस्टेंस पर एक बीस्ट होता। वो यंग मैन जंग शफान की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए कहता, हम फिर से मिल गए। मुझे ये तो लग रहा था कि मुझे ढूंढने वो कोई तो आएगा, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो तुम होंगे। साथ में वो यही बोलता, तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुए, इसका मतलब तुम मेरी आइडेंटिटी पहले से जानते थे क्या? इन रिस्पॉन्स में जंग शफान कहता, नहीं, जब हम दूसरी बार मिले उसके बाद मैंने गेस कर लिया था। और फिर इनके बीच में ऐसी चैंटिंग होती है। कुछ टाइम बाद जब इनकी बातें एंड पॉइंट पर आती है, बीस्ट गॉड शफान से बोलता, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे किल करने? जंग शफान कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, जो देखकर बीस्ट गॉड हंसते हुए कहता, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इस क्रूल वर्ल्ड में भी कोई ऐसा होगा जो मुझे किल ना करना चाहता हो। पर तुम मुझे किल क्यों नहीं करना चाहते? इन कुछ महीनों में मैंने काउंटलेस ह्यूमंस को मारा, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहते? शफान ये सुन के बोलने लगता, अगर 10 साल पहले की बात होती फिर तो मैं बिना हेजिटेट किए तुमसे फाइट करता, फिर चाहे मेरी पावर कितनी कम होती। बट अब मुझे लगता है मैं तुमसे फाइट क्यों ही करूं? आखिर किसके लिए करूं? इस वर्ल्ड को लेके मैं क्यों बरीड हूं? मेरी लाइफ टाइम में एक ही विश थी, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना। मुझे टाओइज्म नहीं सीखना था, ना ही कल्टीवेट करना था, इवन मुझे तो इमॉर्टलिटी भी नहीं चाहिए थी। मैं तो बस एक सिंपल लाइफ स्पेंड करना चाहता था। ये सुन के बीस्ट गॉड के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते, मानो जंग शफान के वर्ड उसके दिल को छू लियो। बीस्ट गॉड ये फील करता जंग शफान के दुख भी उससे कुछ कम नहीं है। वो पूछता, फिर तुम क्या चाहते हो? इन रिस्पॉन्स में जंग शफान कहता, मुझे भी नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता काश मैं 10 साल पीछे जा पाता, वही सेम बिग बम्बू वैली। और कभी कभी ये लगता अगर मैं उस टाइम में वापस जा पाता जब मैं कुछ नहीं जानता था। ऐसी ऐसी करके इनकी बातें चलती रहती है। जंग शफान बीस्ट गॉड की ओर देखते हुए बोलता, बीस्ट गॉड मैं तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा पेट लेने आया हूँ। बीस्ट गॉड ये सुनकर सरप्राइज हो जाता। वो पूछने लगता, तुम मुझे मारने की बजाय ताओती को लेने आओ, बट वो तुम्हें क्यों चाहिए? जंग शफान कहता, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी ने इंस्ट्रक्शन दी है ताओती को ले जाने के लिए, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। वैसे तो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, बट मुझे ताओती को यहाँ से ले जाना ही होगा, फिर चाहे तुमसे ही फाइट क्यों ना करनी पड़े। बीस्ट डेटी भी मॉकिंगली कहता, तुम्हें लगता है तुम्हारे करंट लेवल के साथ तुम मुझे डिफीट कर पाओगे? शफान कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप खड़ा होता। इस बात से ये तो तय था यहाँ पर फाइट सी बैटल होने वाली है। जंग शफान बीस्ट गॉड की ओर बढ़ता। आइदर साइड बीस्ट गॉड एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता। वो फॉर्मेशन जंग शफान का रास्ता रोकती है। बीस्ट गॉड एक काम वॉइस में कहता, ये इन्फर्नो फॉर्मेशन है, अगर तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे। उस फॉर्मेशन के अंदर फ्लेम्स वायलेंटली शेक कर रही थी। अगर कोई सीन को विटनेस कर रहा होता तो फिर वो ये फील करता लाइक वो सी ऑफ फायर में हो। बट जंग शफान उन फ्लेम से इतना अफेक्टेड नहीं होता, इवन वो तो माइंड भी नहीं करता। सेम यही शाओई के केस में भी होता। वो शफान के शोल्डर पर फियरलेस बैठा होता। बीस्ट गॉड भी कंटिन्यूअसली फायर्स बीस्ट की ड्राइंग इस फॉर्मेशन पर ड्रॉ करता।
जिससे वहाँ पर क्रिम्सन फायर बीस्ट अपीयर होता। सेम लाइक बिफोर जब जंग शफान फाशंग वैली के अल्टर में गया था जहाँ से उसने शिवाबाई को फ्री किया। क्रिम्सन रेड बीस्ट अर्थ शेकिंग रोर करता। सीन शिफ्ट होता दूसरी टीम पर, मतलब गुड फैक्शन डिसाइबल्स पर। वो भी अल्टर में पहुंच गए थे। वो आसपास का सीन देखकर शॉक हो जाते। सभी डिसाइबल्स अर्थ शेकिंग रोर इजीली सुन पा रहे होते हैं। इतने में इनके सामने एक लेडी आ जाती है जिसे देखकर लीशन फ्यूरियस हो जाता। आपने गेस कर लिया होगा ये लेडी कौन होती है। यस, जिनपिंगर के अलावा लीशन किसे देखकर फ्यूरियस हो सकता। जिनपिंगर लीशन को टीजिंग वे में बोलती है, हम बस एक दो बार मिले तुम मेरे बारे में सोचने लगे। जिसे सुनकर लीशन तो मानो गुस्से से आग बबूला हो जाता। वो जिनपिंगर पर अटैक करने का ट्राई करता, बट फिर से वो उसके ट्रिक में फंस जाता। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर उनका रास्ता वो मिस्टीरियस सी लेडी भी रोकती है जिसने कुछ देर पहले जंग शफान एंड जिनपिंगर का रास्ता रोका था। वो इनको बिजी रखती है, बट लूजुकी कैसे न कैसे करके उस अल्टर के अंदर चली जाती है जहाँ से अर्थ शेकिंग रोर सुनाई दे रही थी। सीन वापस शिफ्ट होता है जंग शफान पर, जो क्रिम्सन बीस्ट से डील करने में लगा हुआ था। जंग शफान की स्टिक पर लगा हुआ सिनिस्टर और ग्लो कर रहा था एंड इनके बीच में फाइट होने लगती है। जब जंग शफान इस क्रिम्सन बीस्ट से डील कर लेता, फॉर्मेशन के बाहर बीस्ट लेटी हंसते हुए क्लैप करने लगता, जिसके बाद इनके बीच उसी फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ बातें होती है। ये बात कर ही रहे होते इतने मन की और एक फिगर बढ़ रही थी जिसकी बॉडी से ब्लू लाइट ग्लो कर रही थी। जब जंग शफान उसे देखता तो वो स्टंड हो जाता, लाइक उसे ये फिगर देखे हुए काफी दशक बीते हों। वो फिगर लूजू की होती है। जंग शफान एंड लूजू की एक दूसरे को देख रहे थे। बीस्ट गॉड जब उन दोनों को देख रहा होता तो उसके हार्ट में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इमर्ज होते हैं। वो इन दोनों से कहता, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो। शफान ये सुन के शॉक हो जाता। उसने ये नहीं सोचा था कि बीस्ट गॉड ऐसा कुछ भी बोलेगा। वो कहता, हाँ बोलो। इन रिस्पॉन्स में बीस्ट गॉड बोलता, मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या मोटिव्स है, हमारी फाइट तो होनी है, इसलिए अगर तुम मरोगे फिर तो कुछ नहीं, बट अगर मैं मरा तो क्या तुम मेरे काम करोगे। जो केव के सामने लेडी स्टैचू बना हुआ वहाँ पर मेरे बिहा पर उसके फेवरेट लिली फ्लावर उस स्टैचू के सामने रखना। शफान भी एग्री करता और फिर इनके बीच में यहाँ पर फाइट होती है। ऑब्वियसली वो फाइट में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज फाइटिंग देखने का मजा तो ऑफिशियल एपिसोड में आता, बट इन शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बीस्ट गॉड लिंग लॉन्ग की बनाई हुई फॉर्मेशन यूज करता जो पहले वाली फॉर्मेशन से भी ज्यादा पावरफुल होती है। इधर साइड जंग शफान एंड लूजू की भी एक साथ मिलकर लड़ते हैं, तो ये फाइट 2 वर्सेस 1 हो गई थी, जिससे वो दोनों बीस्ट गॉड को ब्यूटीफुली वे में फ्री करते हैं उसके सारे पेन से। बीस्ट गॉड लास्ट टाइम बस लिंग लॉन्ग का नाम लेता। जंग शफान एंड लूजू की बीस्ट गॉड की प्रॉमिस को फुलफिल करता है। वो लिली फ्लावर को स्टैचू के सामने रखकर वहाँ से चले जाता है। अल्टर से बाहर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो यही थी बीस्ट गॉड वर्सेस जंग शफान वाली फाइट। यहाँ पर कुछ चीजें पॉइंट करने वाली है। वो मिस्टीरियस सी लेडी जिसने जिनपिंगर एंड गुड फैक्शन के डिसाइबल को रोका था वो शिवाबाई होती है। यस, शिवाबाई बीस्ट गॉड से शामन ट्राइब की एक फॉर्मेशन रिलेटेड पूछना चाहती थी। सीन पिंगिन हिल का दिखाया जाता, जो डिसाइबल बीस्ट गॉड को मारने गए थे वो सब वापस आ गए थे। लूजू की कुछ एल्डर्स को रिपोर्ट करने के बाद स्मॉल बम्बू वैली में आ जाती है। सीन स्मॉल बम्बू वैली के एक रूम का दिखाया जाता जहाँ पर लूजू की बंद कमरे में रूम में लैंप की कैंडल स्पॉट को देख रही थी, जो अपने में को सोच रही होती है। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही है। इतने में उसे अपने डोर के आउटसाइड से किसी के फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे देखती है तो उसे एक फैमिलियर से फिगर दिखती है। वो उस फिगर को देखते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर आप इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। यस, वो वैन मीन होती है, जो लूजू की ओर देखते हुए कहती है, जब से तुम वापस आई हो तब से तुम बाहर रेयरली दिखती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। लूजी की स्माइल करते हुए बोलती है, सीनियर सिस्टर मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। और फिर इन दोनों सिस्टर्स की गपशप चलती रहती है। बाहर का मौसम भी अच्छा था, बारिश हो रही थी एंड दोनों अपने कुछ मेमोरीज के बारे में भी बात करते हैं। जब ये बात कर ही रहे होते लूजी की गैस कर लेती है वैनमिन को लूजी के से कुछ बोलना। लूजी की पूछती है, सीनियर सिस्टर क्या आपके मन में कोई बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहती हो। ये सुन के वैनमिन सरप्राइज फील करते हुए बोलती है, मुझे पता था मैं तुमसे कुछ हाइड नहीं कर पाऊंगी। जूनियर सिस्टर तुम इंटेलिजेंट हो एंड ऑलरेडी तुमने मुझे सरपास कर दिया, फिर भी तुम अपने पास्ट को क्यों नहीं भुलाना चाहती, जिससे तुम्हें बस सफर करना पड़ रहा। जब लूजू की ये सुनती है उसके फेस पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आ जाते। वो अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सीनियर सिस्टर मैं सफर नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मैंने कभी सफर नहीं किया, क्योंकि हमारे सेक्टर ने हमें ताओजियम खुद को किसी के केयर से फ्री, माइंड को काम करने एंड लॉन्गेविटी को सीख करने के लिए सिखाया। लॉन्गेविटी मतलब लॉन्ग लाइफ। वैनमिन भी एग्री करते हुए बोलती है, हाँ तुम सही हो, एक्चुअली कल्टिवेशन पाथ में ताओजियम भी बुद्धिज्म जैसा होता। यहाँ पर लूजी की थोड़ा इमोशनल हो जाती है, जिससे वो वैनमिन से अपने मन की बात शेयर करती है जो उसके माइंड में इतने दिन तक चल रही थी। वो कहती है, बट मैं लॉन्गेविटी क्यों चाहूँ, मैं क्यों इन सेक्ट को कई हजारों सालों से जानती हूँ। हमारे एंसेस्टर ने जो भी हमें सिखाया डेफिनेटली वो रॉन्ग नहीं है। मेरी पूरी लाइफ टाइम में मैं किसी से लव या फिर किसी के लिए इमोशंस ही नहीं रख सकती। मुझे साइड तक रीच करना जहाँ मेरा अर्थ इमॉर्टल हो, लाइक व्हाइट पेपर, उस टाइप की इमॉर्टलिटी को कोई क्यों चाहेगा। वैनमिन को ये कुछ समझ नहीं आता। वो पजल्ड लुक में बोलती है, जूनियर सिस्टर तुम किस बारे में बात कर रही हो। बट लूजी की उसकी बातों का आंसर नहीं करते हुए कंटिन्यू करती है, सीनियर सिस्टर मुझे पता आप क्या सोच रही हो। आपको लगता है मुझे वर्ल्ड के तौर तरीके पता नहीं है, ना इस वर्ल्ड की हार्डशिप्स एंड
डेंजर, और ना ही इस बारे में जो मेरे हार्ट में डिजायर्स है उसके आउटकम्स के बारे में। बट ये मुझे कैसे पता नहीं होगा? अगर ये हार्ट सफरिंग से रिलेटेड है फिर तो मैं सही में सफर कर रही हूँ, बट अब मैंने इन सफरिंग के साथ जीना सीख लिया, मैंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। और लोग कहते हैं ये वर्ल्ड बहुत क्रूअल है किसी को फॉरगिव करने के लिए, बट मैं उसके जैसे नहीं बन सकती सेक्ट को बिट्रे कर दूं। ऑल्दो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती, एटलीस्ट मैं अपने हार्ट में किसी के लिए फीलिंग्स तो रख ही सकती हूँ। एंड मुझे पता वो भी मेरे बारे में यही सोचता, उसके हार्ट में भी मेरे लिए फीलिंग्स है और मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ। वैनमिन ये सब सुन के स्टैंड हो जाती है। वो बोलती है तुम्हें पता है ना तुम दोनों का भी साथ नहीं हो सकते, अब ये मत कहना तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। इन रिस्पॉन्स में लूजी के अपने बदलते एक्सप्रेशन के साथ बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है मुझे परवाह ना हो, कौन एक साथ नहीं रहना चाहेगा? अगर पॉसिबिलिटी होगी तो कौन अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ नहीं जीना चाहेगा? और मुझे पता है इससे अचीव करना मुश्किल होगा, वैसे भी अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं है, फ्यूचर में ना जाने क्या होगा। बट एक बात श्योर है मैं उसे नहीं भूल सकती। वैनमिन अपने सामने इस ब्यूटीफुल लेडी की बातें सुनकर बस साई कर सकती थी। वो साई करते हुए बोलती है खैर छोड़िए, मुझे पता था मैं तुम्हारे माइंड को चेंज नहीं कर सकती, अच्छा रहेगा कल मॉर्निंग में तुम टीचर से मिलो। लूजी की ये सुन के सरप्राइज फील करते हुए वो बोलती है ऐसा नहीं है मैं टीचर से नहीं मिलना चाहती, बात ये अगर मैं टीचर के सामने गई कहीं मेरी वजह से टीचर गुस्सा हो गई। इन रिस्पॉन्स में वैनमिन बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, टीचर ने मुझे यहाँ पर भेजा तुम्हें बुलाने के लिए, शायद कोई जरूरी काम होगा इसलिए तुम इस सब के बारे में मत सोचो। लूजी की ये सुन के शॉक हो जाती है। वो बोलती है गुड फैक्शन का सबसे बड़ा एनिमी तो मारा गया, कोई और भी है क्या जो गुड फैक्शन के लिए खतरा हो? वैनमिन लूजी को बताती है रूमर से बीस्ट गॉड कैटास्ट्रॉफी के बाद एविल सेक्ट के कुछ लोग अभी भी अलाइव है एंड उनकी कब क्या इंटेंशन होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इन सेक्ट की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। हो सकता है मास्टर इस मैटर के बारे में तुमसे बात करना चाहती हो। लूजी की ये सुन के एग्री करते हुए बोलती है ठीक है मैं कल मॉर्निंग में टीचर से मिलने जाऊंगी। और ये दोनों एक दूसरे से फेयरवेल ले लेते हैं, क्योंकि इन सेक्ट के सुनने में आया था फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन फिर से लाइवली हो गया जहाँ पर एविल सेक्ट का बेस है। सभी एविल सेक्ट के लोग गोस्ट किंग के कहने पर वापस सेंट्रल प्लेन में आ गए थे। सीन फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन पर शिफ्ट होता जहाँ गोस्ट किंग एके में मिस्टीरियस से लार्ज बीस्ट को देख रहे थे। गोस्ट किंग की अपीयरेंस अभी भी पहले जैसे थी, उसके पीछे दो लोग थे जो गोस्ट किंग को देख रहे थे। इनमें से एक यूजी एंड दूसरा पर्सन मिस्टर गोस्ट होता। यूजी गोस्ट किंग की ओर आते हुए बोलती है सेक्टेड क्या आप गोस्ट ली से नहीं मिलना चाहोगे? गोस्ट किंग ये सुन के बोलने लगता जब से मैं यहाँ आया मैंने उसे नहीं देखा, अभी कहाँ वो? इन रिस्पॉन्स में यूजी बोलती है वो बियाओ के पास है। और फिर गोस्ट किंग वहाँ के लिए जाने लगता। जाने से पहले गोस्ट किंग उन दोनों को आने से मना करता। मिस्टर गोस्ट तो एग्री करता बट यूजी की फेस पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाते। इन नेक्स्ट मोमेंट गोस्ट किंग केव के अंदर एक रूम में एंटर करता जहाँ पर एज यूजुअल सेंटर में आइस स्टोन पर बियाओ लेटी हुई थी। गोस्ट किंग जब बियाओ को देखता वो वीक फील करता। जंगशफन बियाओ की ओर देख रहा होता जिसकी स्मेल अभी भी वैसी थी जैसे पहले हुआ करती थी। गोस्ट किंग जंगशफन से पूछता जब मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या वो ठीक थी? जंगशफन अपनी नजरें बियाओ से हटाकर गोस्ट किंग की ओर देखते हुए कहता हाँ ठीक थी। कुछ टाइम बाद दोनों बियाओ को ऐसे देखते हैं। एट द एंड गोस्ट किंग बोलता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बट ये जगह सही नहीं रहेगी, चलो कहीं और चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर चले जाते। थोड़ी दूर चलने के बाद वो जंगशफन की रेजिडेंस में पहुंच जाते। जैसे ही जंगशफन डोर ओपन करता वो दोनों देखते ही रूम के अंदर शेवी एंड ताओती खेल रहे थे। शेवी जंगशफन को देखकर उसके शोल्डर पर बैठ जाता। जंगशफन शेवी को पैट करता, साथ ही ताओती की ओर पॉइंट करते हुए गोस्ट किंग से कहता ये रहा वो बीस्ट जिसे आपने लाने को बोला। गोस्ट किंग ताओती को देखकर स्मेल करता बट उस स्मेल के पीछे कुछ एविल मोटिव साफ साफ दिख रहे थे। गोस्ट किंग ताओती की ओर जाने लगता। ताओती भी ये सेंस कर लेता एंड वो जोर जोर से रोर करने लगता बट गोस्ट किंग उसके पास जाते रहता। जब गोस्ट किंग ताओती के पास पहुंचता वो अपने पास रखा हुआ ड्रैगन कल्ड्रन बाहर निकालता जिससे वो ताओती को ट्रैप कर सके। ताओती को ट्रैप करना इतना इजी भी कैसे हो सकता था? वो फुल रेसिस्ट करने लगता, इवन अपनी बड़ी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता। जैसे ही ताओती बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रूम में रखी हुई चीजें शैटर हो जाती है। शेवी जो जंगशफन के शोल्डर पर बैठकर हैप्पी फील कर रहा होता वो भी गोस्ट किंग को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था ताओती गोस्ट किंग को इंजर्ड करे। अदर साइड जंगशफन ड्रैगन कल्ड्रन को देखकर उसे 10 साल पहले वाला सीन याद आता जब गोस्ट किंग ने क्वीन न्यू बीस्ट को सब्जी किया था। वो गैस कर लेता ताओती के साथ भी वही होने वाला बट वो कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता। जब ताओती की कंडीशन वर्सन हो जाती है शेवी उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाता। गोस्ट किंग भी कहाँ मानने वालों में से था, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था, लाइक वो आज इन दोनों बीस्ट को ठिकाने लगाएगा। और होता भी ऐसा ही है, गोस्ट किंग शेवी को किल करने वाला होता, इतने में जंगशफन इंटरवीन करता एंड शेवी को सेव कर लेता। जिसके बाद यहाँ पर गोस्ट किंग एंड जंगशफन की छोटी सी फाइट होती है। छोटी सी फाइट तो क्या ही, ऑलमोस्ट लाइफ एंड डेथ बैटल। इस फाइट में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इनकी फाइट इतनी इंटेंस लेवल पर चली जाती है जिस रूम में ये फाइट कर रहे थे उस रूम की वॉल सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाहर से सभी लोग इन दोनों की फाइट देख पा रहे थे। इनकी फाइट और ज्यादा इंटेंस होती, इससे पहले उन्हें रोकने यूजी आ जाती है जो एंग्री होते हुए बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम ये भूल के अंदर भी कोई है? यूजी उस डायरेक्शन की ओर पॉइंट करती है जिस रूम में बिया होती है एंड पॉइंट करते हुए बोलती है उस कोल्ड रूम में अभी भी कोई लेटी हुई है, क्या तुम उसके बारे में भूल गए? यूजी की ये वर्ड सुनकर गोस्ट किंग एंड जंगशफन खुद को काम करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे लाइक अभी किल कर दें। कुछ टाइम बाद जब सब कुछ शांत हो जाता तभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जंगशफन गोस्ट किंग के जाने से पहले उसके पास रखे हुए कल्डन को देखता। सरप्राइजिंगली उसे वहाँ पर 4 बीस्ट की हॉलिंग सुनाई देती है। उसे कुछ फेमिलियरिटी फील होती है लाइक उसने पहले वो देखे हो बट वो याद नहीं कर पाता एंड बियाओ के पास चले जाता। उस रूम में एज यूजुअल आइस स्टोन से कोल्ड चिल पूरे रूम में फ्लो हो रही थी।
जंग शफन वहाँ पर बैठा होता एंड वो देखता यूजी भी वहाँ पर आ गई। फॉर सम रीजन आज वाले इंसिडेंट के बाद जंग शफन को उसे फेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ टाइम तक साइलेंट रहने के बाद जंग शफन यूजी से बोलता, गुस्सा मत होइए, जो गोस्ट किंग एंड मेरे बीच में फाइट हुई उसमें मेरी ही गलती थी, मुझे भी नहीं पता ऐसा कैसे हो गया, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जंग शफन ये सब तो बोल ही रहा था बट स्टिल अभी भी वो गिल्टी फील कर रहा होता क्योंकि वो इस बात से अवेयर था यूजी बियाओ के लिए आंट कम और मदर लाइक ज्यादा थी। बियाओ की मदर के जाने के बाद बियाओ की केयर यूजी नहीं की और कहीं ना कहीं जंग शफन को ये लग गया था आज वाला इंसिडेंट देखकर यूजी को बुरा लगा होगा, इसलिए उसे आंट यूजी को फेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लाइक वो यूजी को नहीं बियाओ को फेस कर रहा हो। ये सब सुन के यूजी ट्रेम्बल करने लगती है बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, जिसे देखकर जंग शफन के फेस पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जे डायनेस्टी डोंगो को पहले से फॉलो कर रहे होंगे आपको भी ये पता होगा जंग शफन रिलेशन की कितनी वैल्यू करता। यूजी के कुछ ना बोलने पर उसके फेस पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आना जाहिर सी बात है। वो बोलता, मुझे पता आप भी बियाओ को लेके कंसर्न हो एंड मेरे और उसके फादर के बीच ऐसी कंफ्लिक्ट नहीं देखना चाहती, मेरी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो बस इतने में जंग शफन रुक जाता एंड बात को खत्म करते हुए बोलता, मैं प्रॉमिस करता हूँ बियाओ की खातिर आज के बाद मैं ट्राई करूंगा ऐसा कभी ना हो। यूजी ये सुन के सरप्राइज फील करती है। जंग शफन भी इसके बाद कुछ नहीं बोलता एंड बियाओ की ओर देखता। सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये सब होने के बाद जंग शफन रियलाइज करता जिससे वो ये सब बोल रहा था वो यूजी नहीं कोई और होता जो यूजी के अपीयरेंस में आया था। यूजी तो रूम में उसके बाद आती है, जो आते ही जंग शफन से बोलती है, तुम क्या कर रहे थे, अगर बियाओ को पता चलेगा तुमने उसके फादर के साथ फाइट की तो वो कैसा फील करेगी। जंग शफन उस पर्सन के बारे में सोच रहा होता जो कुछ देर पहले यूजी के अपीयरेंस लेके आया था। वो फिर यूजी से बोलता, आप चिंता मत करो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सीन क्विंगन हिल के स्मॉल बम्बू वैली का दिखाया जाता। सुबह का टाइम होता एंड आसपास का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल था। स्मॉल बम्बू वैली के एक रूम से व्हाइट क्लोथ्स पहने हुई लेडी कहीं जा रही होती है जिसकी ब्यूटी का हमेशा की तरह कोई कंपैरिजन नहीं था। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा ये लेडी कौन है। ये ऐसी ब्यूटीफुल लेडी लूजी की थी जो अपने टीचर शुई हुए से मिलने के लिए जा रही थी। कुछ टाइम तक चलने के बाद लूजी की अपने मास्टर के डोर के सामने पहुंच जाती है। इनिशियली लूजी के डोर नॉक करने में हेजिटेट करती है बट एट द एंड डोर नॉक करते हुए बोलती है, टीचर डिसाइपल लूजी की आपसे मिलना चाहती है। अंदर से शुई हुई बोलती है, अंदर आ जाओ। जैसे ही लूजी की डोर ओपन करती है उसे देखता है उसकी मास्टर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठी है जिसकी आइज क्लोज थी। ये बताना मुश्किल था लूजी क्योंकि यहाँ आने पर उसके क्या एक्सप्रेशन थे। लूजी के अंदर जाने के बाद शुई के सामने नी लेते हुए ग्रीट करती है, साथ में वो ये भी बोलती है, टीचर लूजी की जानती है वो गलत है, मेरी वजह से टीचर को दुखी होना पड़ा क्योंकि वो डिजर्व्स पनिशमेंट। इन रिस्पॉन्स में शुई अपनी आइज ओपन करते हुए बोलती है, छोड़ो क्या फर्क पड़ता, तुमने अपना मन बना लिया, मेरे पनिश करने पर कौन सा तुम अपना मन बदल लोगी। ये सुन के लूजी के कुछ नहीं बोलती एंड साइलेंटली अपना सर झुकाए हुए नीलिंग पोजीशन में खड़ी होती है। जिसके बाद इन दोनों मास्टर एंड डिसाइबल की बातें चलती है। यहाँ पर शुई लूजी को बताती है तुम्हारे सेक्टर टीचर अंकल एंड TNB टीचर अंकल मिसिंग है। लूजी की ये सुन के शॉक हो जाती है। वो बोलती है, क्या दोनों अंकल एक साथ डिसअपीयर हुए? शायद ही मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया जैसे TNB एंड दाऊशान डिसअपीयर हुए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दाऊशान जब बीस्ट गॉड से फाइट कर रहा था उस टाइम जूशियन स्वॉर्ड के यूज करने पर उसकी कॉन्शियस को जूशियन स्वॉर्ड ने डिवोर कर लिया था, जिससे दाऊशान का उसकी बॉडी एंड थॉट्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और चिड़चिड़ा भी हो जाता। TNB ने गेस कर लिया था जूशियन स्वॉर्ड यूज करने पर दाऊशान को बैकलेस हुआ, तो ऐसे उससे मिलने एंड ठीक करने जाता बट वहाँ पर उनकी फाइट होती है जिस फाइट में वो दोनों सेक्ट से बाहर चले जाते और उनके सेक्ट से बाहर जाने का पता किसी को नहीं चलता। अभी के टाइम पर TNB एंड दाऊशान कहाँ वो तो आगे पता चलेगा। अभी के लिए अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। शुई लूजी से बोलती है, हाँ एक डिसाइपल ने TNB को तोंगतियान पीक में जाते हुए देखा जहाँ फाउंडर एंड सिस्टर हॉल है। इन दिनों में सीनियर ब्रदर दाऊशान मोस्टली फाउंडर एंड सिस्टर हॉल में रहते थे। जिस दिन TNB वहाँ गया उस दिन से दोनों वहाँ पर नहीं है। फाउंडर एंड सिस्टर हॉल भी डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी देखकर बता सकता हॉल फाइट करने से डिस्ट्रॉय हुआ। मोर शॉकिंगली जूशियन स्वॉर्ड भी मिसिंग है। ये सब सुन के लूजी के कुछ अच्छे एक्सप्रेशन नहीं होते, वो स्पीचलेस हो जाती है। शुई लूजी की ओर देखते हुए कहती है, मुझे पता तुम इंटेलिजेंट हो एंड तुमने ये भी गैस कर लिया होगा कि मैटर क्विंगन सेक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से ये सीक्रेट बाहर चले गए फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके बारे में इमेजिन करना मुश्किल है। साथ ही शुई लूजी को जूशियन स्वॉर्ड एंड पास्ट इवेंट के बारे में बताती है जिसे सुनकर लूजी की स्टैंड हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था क्विंगन हिल का ऐसा सीक्रेट होगा। जब दोनों मास्टर एंड डिसाइबल की बात एंड पॉइंट पर आती है शुई लूजी को क्विंगन हिल से बाहर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने को बोलती है। लूजी भी नील होते हुए कहती है, टीचर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए डिसाइबल उन्हें जरूर पूरा करेगी और वहाँ से इन्वेस्टिगेट करने चले जाती है। सीन फॉक्स मजेस्टिक माउंटेन का दिखाया जाता। जंग शफन अपने ख्यालों में डूबा हुआ कल वाले पर्सन के बारे में सोच रहा था जो यूजी के अपीयरेंस में आया था। ऐसी सोच में डूबे हुए उसे पता भी नहीं चलता वो कब अपने रूम के सामने आ गया। उसकी रूम की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली गोस्ट किंग एंड उसके बीच की फाइट से रूम डिस्ट्रॉय हो गया था। रूम की वॉल पर शेवी होता जो ताउती को लेकर वरीड था। जैसे शेवी जंग शफन को देखता वो उसके शोल्डर पर बैठ जाता। जंग शफन भी शेवी को देखकर हैप्पी फील करता। शफन अपने दुख किसी से शेयर नहीं कर सकता था इसलिए वो शेवी से पूछता, शेवी तुम ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बट शेवी कैसे रिस्पॉन्स कर सकता था। जंग शफन भी माइंड नहीं करता एंड बोलता, मैं अपने आगे वाली जर्नी को कैसे कंटिन्यू करूँ। इसी बीच फॉक्स मजेस्टिक माउंटेन के एक डीपेस्ट पार्ट को दिखाया जाता जहाँ पर ब्लड पूल बना हुआ था। ब्लड पूल के पास घोस्टली एंड मिस्टर घोस्ट होते हैं। उस ब्लड पूल में डिवाइन बीस्ट, क्वीन यू, येलो बर्ड, ताओती एंड ड्रैगन लाइक कोलिसल बीस्ट जूलोंग स्ट्रगल
स्ट्रगल कर रहे थे। पूल के ऊपर गोस्ट किंग के पास रखा हुआ ड्रैगन कल्ड्रन हवा में फ्लोट हो रहा था, जो चारों बीस्ट को अपने अंदर धीरे धीरे ऑब्जर्व करता। मिस्टर गोस्ट किंग की ओर देखते हुए कहता, 4 डिवाइन ब्लड फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है, इसमें 9 से ज्यादा दिन ही लगनी चाहिए, इसलिए हमें मिनिमम 9 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ये सुन के गोस्ट किंग जोर जोर से हंसने लगता, लाइक वो इस वर्ल्ड का रूलर बनने वाला हो। सीन वापस जंग शफान पर शिफ्ट होता, जो यहाँ से जाने का डिसाइड करता, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई और काम नहीं रह गया था। इसलिए जंग शफान गोस्ट किंग सेक्ट से बियाओ को रिवाइव करने की जर्नी पर निकल जाता। सीन सेंट्रल प्लेन में क्विंगन हिल के आसपास का दिखाया जाता। 2 फिगर्स कहीं जा रहे होते, इनमें से एक पर्सन फेंगशेंग वैली से शानगुआंग एंड दूसरा पर्सन शामन डिमन था। किसी को ये पता नहीं होता क्यों शामन डिमन शानगुआंग के साथ आया। शामन डिमन शानगुआंग की ओर देखते हुए बोलता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे क्यों अपने साथ जाने पर मजबूर कर रहे हो। इन रिस्पॉन्स में शानगुआंग बोलता, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, वैली मास्टर तुमसे मिलना चाहते, साउथर्न बॉर्डर डिस्ट्रॉय होने वाला, 5 के 5 गुड फैक्शन इस टाइम केओस में, इसलिए फेंगशेंग वैली को चार्ज लेना पड़ेगा। शामन डिमन समझ गया था फेंगशेंग वैली मास्टर यूनिलान उससे क्यों मिलना चाहता। वो शानगुआंग से कहता, मुझे शामन ट्राइब सीक्रेट हेवन फायर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। शानगुआंग ये सुन के कहता, मैं भी हेल्पलेस हूँ इस मैटर में, वैली मास्टर तुमसे बिना मिले हुए नहीं मानेंगे। ये दोनों इसी तरह अपनी चैंटिंग कंटिन्यू करते। सीन ल्यूजी के ऊपर शिफ्ट होता, जो क्विंगन हिल से नीचे आ गई थी। आसपास दूर दूर तक कोई ह्यूमन नहीं दिखाई दे रहा था। ल्यूजी के अपने माइंड में अपने मास्टर शुयुई की बताई हुई बातें याद करती है और खुद में सोचती है मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुछ टाइम तक सोचने के बाद वैसी चलती रहती है। इसी बीच उसे कुछ विलेजर्स मिलते हैं जो ल्यूजी को गाइड करते हैं। विलेजर्स 2 रास्तों की ओर पॉइंट करते हुए कहते हैं, इनमें से एक रास्ता हियांग सिटी की ओर जाता, दूसरे रास्ते के बारे में बताने से पहले वो हेजिटेट करते हैं। एट द एंड हेजिटेंट लुक में बोलते हैं, ये वाला रास्ता तुम्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस विलेज में कुछ नहीं है। 10 साल पहले वो विलेज काफी लाइवली था, बट फिर एक दिन कुछ अनहोनी हुई। लूजी को गैस कर लेती है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जब वहाँ से वो विलेजर्स चले जाता है, लूजी की दूसरे रास्ते से होकर जाती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है, डीप डाउन उसके हार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंज सी फीलिंग इमर्ज हो रही थी, लाइक कुछ अवेकन होने वाला हो। उस रास्ते की हालत भी खराब सी थी। ऑब्वियसली जब कोई उस रास्ते से ना आता था ना जाता था, हालत तो खराब होनी थी। कुछ टाइम बाद लूजी की उस रास्ते से होते हुए एक विलेज में पहुंचती है जहाँ ह्यूमंस का दूर दूर तक नाम नहीं था, हर घर टूटे हुए फूटे हुए थे। ये सब देखने के बाद लूजिकी का फेस पील पड़ जाता। वो अपनी तियानिया स्वॉर्ड को टाइट से पकड़ती है, लाइक उसे ये सब देखकर सफोकेशन हो रही हो, बट लूजिकी चलती रहती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने एक टूटा हुआ टेंपल दिखाई देता। उस टेंपल के अंदर का सीन कुछ खास नहीं होता, ना कोई खास ना कुछ, मानो सभी एनिमिटी एंड हेट्रेड इसी जगह समाई हुई हो। लूजिकी की ये सब देखकर पता नहीं कब आंसू आ जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता आंसू आएंगे भी क्यों नहीं। ये विलेज ग्रास टेंपल विलेज होता, जंग शफान का बर्थ विलेज, जहाँ से उसकी लाइफ चेंज हुई। वो 3 दिन तक उसी विलेज में एक जगह बैठी रहती है और फिर 3 दिनों बाद अपना मिशन कंटिन्यू करती है। सीन हाई अप इन द स्काई क्लाउड्स के बीच का दिखाया जाता, जहाँ शेवी जंग शफान के शोल्डर पर बैठे हुए खुशी से इधर उधर झूम रहा होता। जब वो दोनों नीचे आते, शेवी तो शफान के शोल्डर से नीचे उतरकर आसपास उछलने लगता। जंग शफान अपने आसपास का सीन देखता, किसी रीजन से वो अपने इमोशन को हाइड नहीं कर पाता। उसके माइंड में कई सारे सीन्स फ्लैश होते हैं। वहाँ की खुशबू से अपनी अपनी सी लग रही थी, लगे कि जंग शफान अपने होम टाउन में जो आया था। क्या ही किस्मत है, अगर जंग शफान थोड़ी देर पहले पहुंचता या फिर लूजी की थोड़ी देर यहीं रुकती तो वो दोनों मिल जाते। जंग शफान को भी वही दिखता जो लूजी को दिखा, सब टूटा हुआ फूटा हुआ, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। जंग शफान चलते चलते अपने घर के सामने आ जाता, जिसे देखकर वो ट्रेम्बल करने लगता। शफान रोते रोते वही नील्ट होते हुए बोलता, फादर मदर। सीन हियांग सिटी का दिखाया जाता। हियांग सिटी भी बीस्ट गॉड कैटास्ट्रोफी के बाद केओस से भरी होती है। अच्छी बात ये थी, उस कैटास्ट्रोफी टलने के बाद इस सिटी में हर जगह से लोग आने लगे थे और फिर से ये सिटी लाइवली हो गई। हियांग सिटी की सबसे लाइवली जगह शनाई गार्डन थी, जहाँ पर जंग शफान पहले भी रुका हुआ था जब वो फर्स्ट टाइम क्विंगन हिल से बाहर आया। ऑल्दो कैटास्ट्रोफी के बाद यहाँ पहले के कंपैरिजन में कम कस्टमर आते थे, बट बिजनेस सही चल रहा था। ऐसी एक दिन शनाई गार्डन में एक यंग लेडी आती है, जिसके फेस पर मेस्मराइजिंग सी स्माइल साफ साफ दिखाई दे रही थी। अगर जंग शफान यहाँ होता तो वो इस चार्मिंग सी लेडी को देखकर फटाक से बोलता है, शवाई। ऐसी लेडी शवाई होती है। शवाई अंदर जाते हुए बोलती है, यहाँ पर कोई प्राइवेट सीट है जो विंडो के आसपास हो। वेट्रेस शवाई को सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में ले जाती है, जिसके बाद शवाई कुछ खाने को एंड 10 पोट्स वाइन ऑर्डर करती है। 10 पोट्स सुन के वेट्रेस शॉक हो जाती है, बट वो कर भी क्या सकती थी, ऑर्डर लेने के बाद नीचे चली जाती है। कुछ टाइम बाद 10 पोट्स वाइन एंड फूड शवाई को सर्व करती है। शवाई अकेले अकेले वाइन का मजा लेते हुए खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगती है, जो पीने के बाद और भी अलेयरिंग से लग रही थी। ऐसी करके शवाई वाइन का मजा ले रही होती है। सरप्राइजिंगली उसे खिड़की से दिखता सिटी में व्हाइट क्लोथ्स पहने हुए लेडी चल रही होती है, जिसकी ब्यूटी का कोई कंपैरिजन नहीं था। ये ल्यूजी की होती है, जो ग्रास टेंपल विलेज के बाद हियांग सिटी में आती है। शवाई ल्यूजी को यहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो स्माइल करते हुए खुद में ही बोलती है, लाइफ में कब कौन किस जगह मिल जाए कुछ पता नहीं है। एंड वहाँ से जाने लगती है, लाइक वो ल्यूजी से मिलने जा रही हो। शॉकिंगली जैसे वो जाने लगती है, उसे कुछ सेंस होता है जिससे वो स्टैंड हो जाती है। उसकी नजरें ल्यूजी से हटकर सिटी के दूर एक कोने में जाती है, जहाँ पर उसे फेमिलियर सा ब्लैक फिगर दिखता। उस ब्लैक फिगर के साथ ग्रे रूट पर्सन भी चल रहा होता। शवाई की फेस पर इन 2 फेमिलियर फेस को देखकर मॉकिंग भरी स्माइल आती है एंड वो शनाई गार्डन से डिसेबर हो जाती है। वो 2 फिगर, एक शामन डिमन एंड दूसरा फेंगशेंग वैली से शांगवांग होता। जब ये दोनों हियांग सिटी की ओर आ रहे थे, उन्हें आते टाइम एक कॉफिन मिलता, जिसे देखकर डिमन शामन खुश हो जाता। उसे लगा वो इस कॉफिन की हेल्प से शांगवांग से फ्री हो जाएगा, बट शॉकिंगली वो दोनों उस कॉफिन में ट्रैप होने वाले होते हैं। साथ में वो दोनों ये
भी देखते कॉफिन में 4 फिगर पहले से इम्प्रिजन थे, जो होते तो अलाइव बट अनकॉन्शियस स्टेट में थे। उनमें से एक पर्सन की बॉडी फैटी थी, एक एल्डरली फिगर, एक यंग मैन और एक यंग लेडी। अब ये 4 कौन है ये हम आगे देखेंगे। ये कॉफिन वाला पॉइंट नोट करने वाला है, इसकी मिस्ट्री आगे पता चलेगी। डीमन शामन एंड शानगुआन इस कॉफिन के बारे में सोच ही रहे होते, इतने में शानगुआन को कुछ सेंस होता। वो बोलता है यहाँ पर कौन मास्टर, अपने आप को दिखाओ। इन रिस्पॉन्स में उसे मॉकिंग भरी वॉइस सुनाई देती है, शानगुआन तुमने मुझे शेल्टर में बहुत टॉर्चर किया, इसलिए मुझे उसका हिसाब चुकता करना। जब वो लेडी अपीयर होती है, शानगुआन शॉक होते हुए बोलता है तुम यहाँ पर कैसे। वो वॉइस शवाई होती है जो यहाँ पर कुछ टाइम पहले आई थी एंड उसने सब कुछ देखा। शवाई कोल्ड वॉइस में कहती है मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था तुम मुझे ऐसी हालत में मिलोगे। इनकी ऐसी मॉकिंग भरी बातें चलती रहती है, बातें ही नहीं इनके बीच में अच्छी खासी बैटल होती है, जिसका मजा आप एपिसोड देखते टाइम ले सकते हो। शवाई की नजरें शानगुआन से डील करने के बाद उस कॉफिन पर जाती है। डीमन शामन बचने के लिए उस कॉफिन में चले जाता। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले उसका सामना शानगुआन से होगा, फिर शवाई से। शवाई एक वर्ल्ड वॉइस में कहती है बाहर आ जाओ, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस तुमसे कुछ जानना। बट डीमन शामन बाहर नहीं आता। वो बोलता मैं यहीं से बताऊंगा, पूछो तुम्हें क्या जानना। कुछ टाइम सोचने के बाद शवाई बोलती है हेवन फायर को कैसे अवेकन करे। ये सुन के डीमन शामन शॉक हो जाता। वो अपने शॉक्ड लुक में बोलता तुम इस बारे में क्यों जानना चाहती हो। शवाई बोलती है उस दिन तुम्हारे मास्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था बट वो प्रॉमिस को बिना फुलफिल किए ही मर गया, इसलिए तुम मुझे बताओ। शवाई जिस मास्टर की बात कर रही होती है वो बीस्ट गॉड होता। इन रिस्पॉन्स में डीमन शामन बोलता वो मेरा मास्टर नहीं है, मेरी मास्टर शामन लेडी है। और इसी के साथ वो शवाई को शामन ट्राइब का सीक्रेट भी बता देता जो शवाई जानना चाहती थी। जिसके बाद वो उस कॉफिन के बारे में क्यूरियस होते हुए अंदर जाती है, क्योंकि सीक्रेट तो उसे पता लग गया था, इसलिए वो जाने से पहले इस कॉफिन के बारे में क्यूरियस होती है। कॉफिन के अंदर का स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं होता, कुछ फुट स्टेप्स की दूरी पर डीमन शामन लेटा हुआ था। शवाई उसकी ओर जाने लगती है, इतने में उसे कुछ सेंस होता लाइक वो इसका बहुत देर से वेट कर रहा हो। शवाई एक्सप्रेशन लेस हो जाती है, उसके पीछे से किसी का हैंड अपीयर होता। उसके ऐसा एक्सप्रेशन देखकर डीमन शामन भी कंफ्यूज हो जाता। एक्सप्रेशन तो क्या ही, शवाई उस हैंड से बचने के लिए जो मेथड यूज करती है उसे देखकर शामन कंफ्यूज हो जाता। जैसे शवाई खुद को संभालती है वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता। शवाई जब इस पर्सन को देखती है वो स्टंड हो जाती है, ये फेस जाना पहचाना था। वो कहती है तुम यहाँ पर कैसे ट्रैप हुए। वो फिगर अपने फेस से डर्ट हटाते हुए कहता हाँ ये मैं ही हूँ, ग्रेट डेटी। जो फिगर अपीयर होता वो जो ईशान था, वो भी खुद को ऐसी सिचुएशन में देखकर एम्ब्रेस्ड फील करता। शवाई पूछती है तुम इस कॉफिन में कैसे ट्रैप हुए। इन रिस्पॉन्स में जो ईशान कर्स करते हुए बोलता किसी हराम खोरने में पकड़कर इस कॉफिन में फेंक दिया। हम 3 पर्सन, मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर एंड वाइल्ड डक टाउस्ट अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे, कोई हराम खोरने में पकड़ा और इसमें ट्रैप कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर इनके बीच में ऐसी कुछ बातें होती है। शवाई एंड जो ईशान वाइल्ड डक टाउस्ट और शवान को भी सेव कर लेते। जब शवान होश में आती है वो बोलती है अंदर वाले पर्सन को भी सेव करो, हम उसे यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं। शवान की बात सुनकर जो ईशान बोलता हम उसे कैसे सेव करें, वो जूसिन लॉग स्पेल से ट्रैप है, ऊपर से कॉफिन पर भी स्पेल है, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए, कहीं वो डेविल फिर से आ गया। इन रिस्पॉन्स में शाहवान कहती है ग्रैंडपा फिर से बकवास करने लग गए, वो पर्सन हमें सेव करने के चक्कर में ट्रैप हुआ, हमें उसे सेव करना चाहिए। दोनों ग्रैंडपा एंड ग्रैंड डॉटर की बहस चलती रहती है। इतने में शवाई पूछती है तुम किस डेविल की बात कर रहे हो। डेविल वर्ड सुनकर शवान एंड वाइल्ड डॉग टाउस्ट कुछ नहीं बोल पाते, बट जो ईशान बोलता हमें कैसे पता होगा, हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं। शवाई इसकी बातों को इग्नोर करती है, उसे पता लग गया था ये ओल्ड मैन मोफर्ट है, इसलिए वो शवान से पूछती है मिस क्या तुम्हें याद है वो डेविल एंड जिस पर्सन ने तुम्हें सेव किया किस टाइप का वेपन यूज कर रहे थे। शवान खुद के लिए मिस वर्ड सुनकर मानो कहीं खोसी गई हो, क्योंकि शवाई एक खुद ब्यूटी है जिसके चार्म का कोई कंपैरिजन नहीं था। हालांकि शवान भी पीसलेस ब्यूटी है, बट कंपेयर टू शवाई शवान का चार्म थोड़ा कम होता, इसलिए शवाई की मिस बोलने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब शवान अपने ख्यालों से बाहर आती है वो कहती है जिस पर्सन ने हमें सेव किया उसके पास एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी जो येलो कलर की थी। शवान कुछ और बताती, इतने में उन्हें एंट्रेंस से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। चारों शवाई जो ईशान शवान एंड वाइल्ड डॉग टाउस्ट शॉक हो जाते हैं जब वो एंट्रेंस की ओर देखते। उन्हें अपनी ओर आते हुए एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई देती है जिसके हाथ में ब्लू सेलेस्टियल स्वॉर्ड ग्लो कर रही थी। उस लेडी की ब्यूटी शवाई के कंपेरेबल थी और आपने भी गैस कर लिया होगा ये ब्यूटी कौन है। यस, लूजिकी के अलावा ऐसी एलोरिंग ब्यूटी कौन हो सकती है जो शवाई जितनी चार्मिंग हो। सीन ग्रास टेंपल विलेज का दिखाया जाता। जंग शफन अपने घर के सामने लेटा हुआ होता। शवाई भी जो कुछ देर पहले टहलने से थककर वहीं सो गया। शफन आसपास का सीन देख रहा होता, ये उसका होम टाउन है, उसका इस प्लेस को ऐसा देखना जाहिर सी बात है। जंग शफन एंड शवाई ऐसी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। इतने में शवाई को कुछ सेंस होता, उसकी तीनों आईज ओपन होती है। शफन जो अपने पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहा था वो भी अटेंशन स्टेट में आ जाता। ऑल्दो वो चौकन्ना हो जाता, बट शवाई को पैट करते हुए उसे काम करता। जिस जगह रात में तो छोड़ो दिन को भी कोई नहीं आता, वहाँ पर इस तरह शफन को कुछ सेंस होता। उसे एक जगह से स्टेंस स्मेल हवा के साथ फ्लो होते हुए दूसरी जगह पर डिसेंट होते हुए दिखती है। इन नेक्स्ट मोमेंट वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता, जिस फिगर को देखकर जंग शफन शॉक हो जाता। उसने ऐसा फिगर इससे पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उस टाइप के विल पावर्स जो उस फिगर ने यूज की थी। शफन अपने में ही सोचता है ऐसा मास्टर इस जगह पर क्यों अपीयर होगा, वो भी मिडनाइट में। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चलता उस फिगर के चारों ओर ब्लैक एनर्जी फ्लो हो रही थी, जो एनर्जी उसके फेस को कंसील कर रही थी। कुछ टाइम बाद वो मिस्टीरियस फिगर आगे की ओर बढ़ जाता। शफन को लग गया था ये किसी चीज को ढूंढ रहा। मिस्टीरियस फिगर आगे बढ़ ही रहा होता। इतने में उसकी नजर एक जगह पर जाती है जो देखकर शफन भी शॉक हो जाता, क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन की नजर टेंपल पर जाती है। जंग शफन उस मिस्टीरियस पर्सन के मोटिव समझ जाता कि वो क्या करना चाहता, इसलिए वो उसे रोकने चले जाता। जैसे वो मिस्टीरियस पर्सन खुद की ओर आते हुए किसी को सेंस करता, वो जो
जोर जोर से हंसने लगता। शेफान पूछता तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इन स्पिरिट्स को क्यों कलेक्ट कर रहे हो जो हेवंस के विल के अगेंस्ट है। और फिर इन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट होती है। इसे फाइट भी क्या ही कह सकते हैं। वो पर्सन फेक मूव यूज करता जिससे उसे भागने के लिए मौका मिल जाए। जंग शेफान उस डायरेक्शन में देखता जिस डायरेक्शन में वो ब्लैक फिगर भागा एंड खुद में ही सोच रहा होता आखिर वो पर्सन कौन है। सीन वापस कॉफिन के पास शिफ्ट होता जहाँ ल्यूजिकी की सडन अपीयरेंस से माहौल स्ट्रेंज हो गया। जो ईशान अपनी चापलूसी भरी वॉइस में कहता ये तो किंग इन हिल की हीरोइन ल्यूजिकी है, तुम यहाँ पर कैसे आई। ल्यूजिकी ये सुन के उसकी ओर देखने लगती है। ल्यूजिकी जो ईशान को इग्नोर करते हुए शेवाई की ओर देखती है जो उसकी ओर स्माइल कर रही थी। कुछ टाइम तक इन सबको देखने के बाद ल्यूजिकी शेवान से पूछती है मिस शेवान, जिस वेपन के बारे में तुमने अभी बताया क्या वो वही पर्सन यूज कर रहा था जिसने तुम्हें सेव किया। इन रिस्पॉन्स में शेवान कहती है हाँ वही पर्सन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। ल्यूजिकी के फेस पर ये सुनकर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। कुछ टाइम तक सोचने के बाद वो शेवान से फिर से पूछती है अभी वो पर्सन कहाँ जिसने तुम्हें सेव किया एंड जिस डेविल की तुम बात कर रहे थे वो कहाँ है और उसकी क्या आइडेंटिटी है। शेवाई भी ये क्वेश्चन सुनकर अटेंटिव हो जाती है क्योंकि उसे भी ये जानना था वो डेविल कौन है। शेवान कहती है उस डेविल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ वो पर्सन बहुत हाईली स्किल्ड है। उसने हमें पकड़ने के बाद इस कॉफिन में लॉक कर दिया और खुद डिसअपीयर हो गया। वो डेविल यूजुअली 3-4 दिन बाद इस कॉफिन के पास आता। रही बात उस पर्सन की जिसने हमें सेव किया वो अंदर है। ये सुनकर ल्यूजिकी स्टंट हो जाती है। ल्यूजिकी नहीं शेवाई भी शॉक हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था गिवन हर स्किल्स वो भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाई कॉफिन के अंदर एक और पर्सन है। ल्यूजिकी नोट करते हुए हेजिटेंट लुक में आगे बढ़ती है। कुछ ही स्टेप्स चलने के बाद ल्यूजिकी ये फाइंड आउट करती है वहाँ से स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी एमिट हो रही थी। मोर शॉकिंगली सारी यिन एनर्जी एक फैटी पर्सन से आ रही थी जो कॉफिन के अंदर लेटा हुआ था, जिसे देखकर वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ल्यूजिकी ये सब माइंड नहीं करती, वो अपनी तियानिया स्वॉर्ड से वहाँ की डार्क एनर्जी को हटा देती है एंड वहाँ से उस फैटी पर्सन को रेस्क्यू कर लेती है। वो जोर से कहती है तियान अंकल टीचर, मुझे लगा ही था ये आप होंगे। ये फैटी पर्सन तियान भी होता जिसे दाऊशान ने इस कॉफिन में ट्रैप किया था। जिस डेविल के बाद जो ईशान एंड शाहवान कर रहे थे वो डेविल दाऊशान होता जिसने इन सभी को ट्रैप किया था। नॉट ओनली दिस, जो पर्सन जंग शेफान को पहले ग्रास टेंपल विलेज के टेंपल में दिखा वो भी दाऊशान था जो कम्प्लीटली डेविल बन चुका जूशियन शॉर्ट के ओवर यूज करने पर। जब बाकी सब जो ईशान शाहवान वाइल्ड डॉग टॉयस्ट शाहवाई एंड डीमन शामन फैटी पर्सन को देखते वो स्टैंड हो जाते क्योंकि ल्यूजिकी उसे अंकल टीचर बोल रही थी जिससे वो सब इजीली गैस कर लेते ये फैटी क्वीन इन हिल्स है। कुछ टाइम बाद शाहवाई ल्यूजिकी को और स्माइल करते हुए बोलती है मिस लू, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, आई वंडर क्या तुमने रिसेंटली उस पर्सन को देखा। ये सुन के ल्यूजिकी के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं जो देखकर शाहवाई हंसने लगती है वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। जाहिर सी बातों से डीमन शामन ने वो बता दिया था जो उसे जानना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। टीएनबी की हालत इस टाइम पर कुछ खास नहीं होती है। वो कफिंग करने लगता जिसे देखकर ल्यूजिकी कंसर्न हो जाती है। ऑब्वियसली टीएनबी की कल्टीवेशन उस लेवल तक रीच कर गई थी जहाँ उसे कोई इलनेस टच न कर पाए, इसलिए वो वरीड हो जाती है। इतने में शेवान जो वहीं पर थी वो टीएनबी की ओर बढ़ती है एंड उन्हें सेव करने के लिए थैंक यू बोलती है। इन रिस्पॉन्स में टीएनबी हल्की सी आवाज में बोलता कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। साथ ही वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता क्योंकि वो प्लेस उनके लिए डेंजरस थी। जिसके बाद जो ईशान शाहवान वाइल्ड डॉग टॉस्ट एंड डीमन शामन वहाँ से चले जाते हैं। जब ये सब चले जाते हैं ल्यूजिकी टीएनबी से पूछते हैं टीचर अंकल क्या आप ठीक हो। टीएनबी कुछ रिस्पॉन्स करने की हालत में नहीं होता, वो कफिंग करे जा रहा था जिसे देखकर ल्यूजिकी और भी ज्यादा कंसर्न हो जाती है। वो कहती है टियान टीचर अंकल हम क्विंगिन हिल से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम पहले क्विंगिन हिल चलते हैं जिससे अदर टीचर के साथ मिलकर कुछ प्लान बना सके। क्विंगिन हिल का नाम सुनकर टियान भी खुद को संभालते हुए ल्यूजिकी से पूछता है जब मैं वहाँ पर नहीं था इस पीरियड में बिग बम्बू वैली एंड तुम्हारी टीचर आंट शुरू ठीक थे। इन रिस्पॉन्स पे ल्यूजिकी कहती है हाँ सब ठीक थे, वो बस आपके डिसअपीयर होने से वरीड है। जब टियान भी ये सुनता मानो उसके दिल से कुछ बोझ हल्का हुआ हो, बट फेस पर स्माइल के साथ साथ बिटरनेस साफ साफ दिख रही थी। ल्यूजिकी हेजिटेंट लुक में पूछती है टीचर अंकल अभी जिस डेविल के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो पर्सन कौन है। टियान भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता बट ल्यूजिकी गैस कर लेती है वो डेविल पर्सन दाऊशान है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में कई सारी बातें होती है। यहाँ पर ये दोनों प्लान बनाते हैं आज रात ल्यूजिकी टीएनबी को प्रोटेक्ट करेगी जब टीएनबी खुद को हिल कर रहा होगा एंड नेक्स्ट डे वो वापस क्विंगिन हिल जाएगी जिससे ल्यूजिकी अपने टीचर हुई है एंड टीचर आंट शुरू को रिपोर्ट कर सके। और अगर सेक्रेट दाऊशान आज रात को ही लौटे फिर वो दोनों कुछ भी करेंगे उसे रोकने के लिए। प्लान के अकॉर्डिंग टीएनबी मेडिटेट स्टेट में खुद को हिल करने में लग जाता एंड ल्यूजिकी साइड में एक जगह बैठकर आसपास नजर रखती है। उस टाइम मेडिटेट करने के बाद टीएनबी ल्यूजिकी से बोलता है लू टीचर नहीं, जो सुनकर ल्यूजिकी कहती है हाँ, साथ में वो ये भी कहती है टीचर अंकल आप मुझे जूकी कह सकते हो। टीएनबी नोट करते हुए बोलता फास्ट में तुम एंड वो गुड फॉर नथिंग डिसाइपल लाओ की दोस्त थे। ये सुन के ल्यूजिकी शॉक हो जाती है। कुछ टाइम तक ऐसे सरप्राइज स्टेट में रहने के बाद ल्यूजिकी कहती है हाँ टीचर अंकल, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो। टीएनबी एक्सप्रेशन लेस हो जाता, कोई नहीं जानता था वो हैप्पी फील कर रहा है या फिर सैड। वो कहता है मैंने सुना पिछले कुछ सालों में तुम माउंटेन छोड़कर ट्रैवल करने गई एंड इस जर्नी में तुम और लाओकी कई बार मिले। इवन लाओकी की वजह से तुम्हें अपने टीचर की डांट भी सुननी पड़ी एंड तुमने फेंचेंग वैली का मैरिज प्रपोजल भी रिजेक्ट किया। ये सुन के ल्यूजिकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ये समझ नहीं पाते आखिर टीएनबी टीचर अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट ये सब सुन के उसका फेस आउट हो जाता, मोर एक्यूरेटली रेड हो जाता, हार्ट पैनिक करने लगता। वो अपने इन्हीं एक्सप्रेशन के साथ बोलती है हाँ बट मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करने का पूरा कारण वो नहीं है। इतने में टीएनबी उसे इंटरप्ट करते हुए बोलता तो तुम हमारी लाओकी को पसंद करती हो। जिसे सुनकर ल्यूजिकी का फेस ब्लश करने लगता, उसका फेस टमाटर जैसा लाल हो गया था एंड वो एडमिट करती है वो लाओकी मतलब जंग शेफान को पसंद करती है। टीएनबी ल्यूजिकी के इस करेज को मनी मन एडमायर करते हुए हंसने लगता। ल्यूजिकी
लूजी की तियानबी को हंसते हुए देखकर स्माइल करने लगती है एंड बोलती है अगर वो फिर से वापस आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, बट मोस्टली टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरप्राइजिंगली लूजी को यहाँ कुछ ऐसा सुनने को मिलता जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तियानबी कहता क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैंने ये कभी नहीं कहा मैं उसे सेक्ट से बाहर भगा दूंगा, मुझे पता तुम अपने टीचर को लेके वरीड हो। इन रिस्पॉन्स में लूजी की बोलती है टीचर भी गलत नहीं है, वो मेरा भला ही सोचेंगे, डिसेबल ही गलत है। ये सुन के तियानबी उसे बीच में ही रोकते हुए कहता तुम्हारी टीचर मोस्टली ग्रैंडमा टीचर जेन्यू जैसी होती जा रही है, वो अपने डिसेबल के थॉट्स को कंट्रोल करना चाहती है, वो अपनी टीचर जैसी होती जा रही है, ओल्ड फैशन। तियानबी लूजी की ओर देखकर हंसते हुए बोलता तुम चिंता मत करो, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगा। साथ में वो ये भी बोलता तुम्हारी एक और सीनियर सिस्टर वैनमिन भी है। लूजी की नोट करते हुए बोलती है हाँ सीनियर सिस्टर वैनमिन बिग बम्बू वैली के सॉन्ग दौरान की क्लोज है। ये सुन के तियानबी कहता जब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा मैं पर्सनली स्मॉल बम्बू वैली में अपने दोनों डिसेबल्स की मैरिज प्रपोजल लेके आऊंगा। जो सुनकर लूजी को और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर इन दोनों की बातें ऐसी चलती रहती है। तियानबी एंड लूजी की बात कर ही रहे होते इतने में उन्हें कुछ सेंस होता, वो देखते इसका इससे एक डार्क फिगर और उनकी ओर आ रहा होता जिसकी पूरी बॉडी को डार्क एनर्जी ने कवर कर रखा था। लूजी की तियानबी से पूछती अंकल टीचर क्या ये वही है? तियानबी भी नोट करते हुए एग्री करता। उस डार्क फिगर को देखकर लूजी के हाथ में रखी हुई तियान्या शॉर्ट से लाइट एमिट होती है लाइक वो रेडियो। वो डार्क फिगर तियानबी एंड लूजी को देखकर स्टंट हो जाता, बट उसके फेस पर कोई फियर नहीं था और जोर जोर से हंसने लगता। साथ में वो लूजी के हाथ में रखी हुई तियानवी शॉर्ट की ओर देखते हुए तियानबी से बोलता क्या इसने तुम्हें फ्री किया? तियानबी कुछ नहीं बोलता, वो उस डार्क फिगर की ओर घूर घूर के देख रहा होता और फिर यहाँ पर इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है जिसको देखने का मजा आपको ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम आएगा, बट इन शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फाइट में तियानबी एंड लूजी को जंगशफान भी ज्वाइन कर लेता। जंगशफान इसका पीछे ग्रास टेंपल विलेज से कर रहा था। दोनों तियानबी एंड लूजी की जंगशफान को देखकर वहाँ शॉक हो जाते। तियानबी के एक्सप्रेशन तो कुछ ज्यादा अगली होते कंपेयर टू लूजी की। ऑब्वियसली ये सब तो होना ही था क्योंकि वे एक दूसरे को 10 साल बाद देख रहे थे। सेम जंगशफान के केस में भी होता, उसके भी अगली एक्सप्रेशन होता है। दोनों मास्टर एंड डिसाइपल एक दूसरे को कई सालों बाद देख रहे थे। उनके पास कहने के लिए तो थाउजेंड्स वर्ड होते बट फॉर सम रीजन वो कह नहीं पा रहे थे। इन दोनों को ऐसा देखकर दाऊशान जो डेविल बन चुका था वो मॉकिंगली हंसते हुए कहता क्या बात है टीचर एंड डिसाइपल फिर से मिल गए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जंगशफान को पता चलता जिस ब्लैक फिगर का वो पीछा कर रहा था वो दाऊशान था, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता। जिसके बाद इनकी फाइट एंड मॉकिंग भरी बातें कंटिन्यू होती है। एट द एंड फिर आता वो मोमेंट जिससे जंगशफान की लाइफ और भी ज्यादा डार्कनेस से भरने वाली थी। तियानबी दाऊशान को किल करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता। जंगशफान ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? उसके मास्टर उसके सामने मारे गए। उसके माइंड में तियानबी की लास्ट लाइन चल रही थी। तियानबी ने जाने से पहले कहा था मेरी बॉडी को तुम वापस सेक्टर में अपनी शिनयांग को देना, तुम्हें उसे किसी न किसी तरह से कन्विंस करना होगा, उसे कुछ उल्टा सीधा मत करने देना। शिनयांग मतलब टीचर की वाइफ। जंगशफान ऐसे पेन से सफर कर रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं इस सेक्रीफाइस वाले पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता बट फिर उससे आपका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए आप इस वाले पार्ट को ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो जिससे आप जंगशफान की पेन को सही से फील कर पाओ। सीन पिंगिन हिल के बिग बम्बू वैली का दिखाया जाता। नाइट का टाइम था, सारे डिसाइबल्स अपने अपने रूम में सो रखे थे बट एक रूम में एक लेडी खुद में कुछ सोच रही होती है। ये शुरू होती है जिससे कुछ स्ट्रेंज फील होता। वो तियानबी के बारे में सोच रही होती है क्योंकि तियानबी को गए हुए काफी टाइम हो गया। वो खुद में ही सोचती है कल दिन के टाइम वो दारन एंड और डिसाइबल्स को क्विंगिन हिल से नीचे सर्च करने को भेजेगी। अब वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे। अपने नई ख्यालों के साथ शुरू को न जाने कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सीन मजेस्टिक फॉक्स माउंटेन पर शिफ्ट होता। सेम लेट नाइट बट कोई जगह हुआ था। डीप माउंटेन में ब्लड पूल के पास गोस्ट किंग एंड मिस्टर गोस्ट खड़े हो रखे थे। गोस्ट किंग के फेस पर एक्साइटमेंट साफ साफ दिख रही थी। उसकी नजरें अपने सामने ब्लड पूल पर थी जिसमें रेड लाइट कंटिन्यूअसली ग्लो हो रही थी। पूरे ब्लड पूल में ब्लड ही ब्लड था। चारों के चारों बीस्ट भी उस ब्लड पूल में थे। ताओती जो कुछ टाइम पहले रेसिस्ट कर रहा था वो भी टायर्ड होकर एक जगह पर बैठ जाता। पूरा ब्लड पूल ऐसे लग रहा था लाइक बॉयल हो रहा हो, जिससे उस पूल में इनविजिबल फोर्स अवेकन होता। हवा में रखा हुआ ड्रैगन कल्ट्रन भी एज यूजुअल फ्लोट हो रहा था जो स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करता। स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने पर कल्ट्रन पर कार्ड मिस्टीरियस कैरेक्टर शाइन करने लगते लाइक उनमें किसी ने लाइफ भर दी हो। मिस्टर गोस्ट एंड गोस्ट किंग का ये क्रेजी प्लान चलते रहता। कोई नहीं जानता था ये दोनों क्या करने का सोच रहे। सीन वापस लूजी के एंड जंगशफान पर शिफ्ट होता। वहाँ पर बारिश हो रही थी जिससे दोनों के क्लोथ्स पर डर्ट लग जाती है। हमेशा व्हाइट पेपर शीट जैसे दिखने वाली लूजी के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जंगशफान तियानबी की बॉडी के पास अनकॉन्शियस स्टेट में लेटा हुआ था। शेव भी चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद जब जंगशफान को होश आता वो तियानबी की बॉडी के सामने पुरानी बातें याद कर रहा होता। जब मैं छोटा था मास्टर ने मुझे बिग बम्बू वैली में लाया। मैं अपनी लाइफ टाइम में मास्टर की इस काइंडनेस को रिपे नहीं कर सकता। जिसके बाद तीनों लूजी की एंड जंगशफान अपने मास्टर की बॉडी को लेकर क्विंगिन हिल की ओर चले जाते हैं। पूरी रात दोनों ट्रैवल करते हुए मॉर्निंग में क्विंगिन हिल में पहुंच जाते हैं। लूजी की तो स्मॉल बम्बू वैली में अपने मास्टर शुई को रिपोर्ट करने चली जाती है। जंगशफान बिग बम्बू वैली में दाहुआंग शुई को देखते हुए एक्साइटमेंट में आवाज करता बट जैसे ही उसकी नजर जंगशफान के सामने रखे हुए तियानबी की बॉडी पर पड़ती है वो साइलेंट हो जाता। सीन शुरू के रूम का दिखाया जाता जो अपनी स्लीप से जाग गई थी। वो हॉल की ओर जाने लगती है। सरप्राइजिंगली उसे हॉल में नीलिंग पोजीशन में एक पर्सन दिखता। उसे लगा हुआ अभी भी ड्रीम में क्योंकि जिस पर्सन को उसने देखा वो शोपान होता। जैसे जैसे वो पास आती है उसके पास का सीन और ज्यादा क्लियर होता है जिसे देखकर वो ट्रेम्बल करने लगती है। फाइनली एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर उसे तियानबी की बॉडी दिखती है। उसे लगा वो सो रखा होगा बट किसी रीजन से उसके हर्ट में अनईजी फैलने लगती है। कैसे न कैसे करके शुरू खुद को संभालते हुए वहाँ बैठ जाती है। जैसे शुरू तियानबी के फेस को टच करती है उसके आंसू निकल जाते हैं जो तियानबी के फेस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है।
उनके पीछे दावांग भी जोर जोर से आवाज करने लगता। सुरुज नीलिंग पोजीशन में बैठे हुए पर्सन की ओर दिखते हुए बोलती है, तुम शफान हो? जंग शफान की ये सुन के ग्लूमी एक्सप्रेशन हो जाता है। वो अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, यस शिनयांग। सुरु कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ एंड मुझे बताओ क्या हुआ। बट जंग शफान कैसे खड़ा हो सकता था? वो शिनयांग सुरु को फेस नहीं कर सकता था। वो नहीं लेते हुए कहता, डिसेबल टीचर डाई, मैं टीचर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जो सुन के सुरु के मानो सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया। वो फिर से जब तियानबी की बॉडी को टच करती है, उसे फील होता तियानबी की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। इनिशियली उसे लगा तियानबी सो रहा होगा, बट जब वो जंग शफान के वर्ड सुनती है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कुछ टाइम तक ऐसे देखने के बाद वो जंग शफान से बोलती है, तुम खड़े हो जाओ, अगर तुम खड़े नहीं होंगे फिर मुझे कौन बताएगा कि क्या हुआ। जंग शफान कुछ बता पाता इससे पहले वो अनकॉन्शियस हो जाता। फिर सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। शफान अपने सभी सीनियर ब्रदर से मिलता। उसे बिग बम्बू वैली में आकर अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम बाद सभी डिसाइबल्स हॉल में चले जाते जहाँ सुरु तियानबी की बॉडी के पास थी। सुरु हॉल में से सभी डिसाइबल्स को बाहर जाने को बोलती है एंड शफान को वहीं रुकने को बोलती है। जब सभी डिसाइबल्स बाहर चले जाते हैं, सुरु शफान से कल वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जिसके बाद शफान सुरु को सब कुछ बताता जो भी किंग नील के बाहर हुआ। साथ ही तियानबी की लास्ट वर्ड्स भी बताता, जो सुन के सुरु स्टंट हो जाती है। स्टंट तो क्या ही, वो इतना वीक फील करती है लाइक उसकी बॉडी में कोई स्टंट नहीं बची हुआ। सुरु जंग शफान से बोलती है, तुम अब माउंटेन से नीचे जा सकते हो एंड अपने सीनियर ब्रदर के साथ मिलकर फ्यूनरल की प्रिपरेशन करो। 1 घंटे बाद वापस आना। साथ ही दारान को सीक्रेटली लिंगर को इन्फॉर्म करने को भी बोलना। जंग शफान शिनयांग की बातों को कैसे टाल सकता था? वो माउंटेन से नीचे आ जाता, बट उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बाद में जो उसे देखने को मिलेगा वो उसकी लाइफ को पूरी कम्प्लीटली चेंज कर देगा। जब जंग शफान माउंटेन से नीचे जा रहा होता, उसे ल्यूजी की भी मिलती है, जो अपने मास्टर के कहने पर सुरु को देखने आई थी, क्योंकि शुयुए सुरु को लेकर कंसर्न थी कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। जंग शफान ल्यूजी को रोकते हुए कहता, शिनयांग अभी अकेले रहना चाहती है, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद इन दोनों की अपनी बातें चलती है। ये अपनी बात कर ही होते इतने में दावांग बम्बू फॉरेस्ट में जोर जोर से बार्किंग करने लगता, जिसे सुनकर जंग शफान की बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो खुद में ही बोलता, ये दावांग जब से टीचर की बॉडी हॉल में लाई तब से वो साइलेंटली वहीं पर खड़ा, उसने कुछ आवाज नहीं करी, बट अभी ऐसा फील हो रहा है लाइक एक्सट्रीमली डिस्पेयर में हो। जंग शफान कहता, क्या हुआ होगा जो दावांग ऐसा रिएक्ट कर रहा। वो फिर उस हॉल की ओर जाने लगता, जहाँ का सीन देखकर उसके एक्सप्रेशन डार्कन हो जाते, पूरा फेस पेल पड़ जाता। ल्यूजी की जंग शफान के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शॉक हो जाती है। वो पूछती है क्या हुआ। इन रिस्पॉन्स में जंग शफान कुछ नहीं बोल पाता, बस उसके मुंह से एक वर्ड निकलता, शिनयांग। ल्यूजी की गैस कर लेती है, जो सोचकर वो ट्रेम्बल करने लगती है। जंग शफान देखता ग्राउंड में दोनों तियानबी टीचर एंड शिनयांग की बॉडी पड़ी हुई है। जंग शफान इस सुनने में शिनयांग बोलता, कहीं उसे कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दावांग भी कंटिन्यूअसली बार्किंग कर रहा था। जब जंग शफान शिनयांग की बॉडी चेक करता, उसे दिखता शिनयांग के फेस पर ना छुपने वाली स्मेल थी, लाइक वो अपने हस्बैंड के साथ फ्री होकर खुश हो। जंग शफान को कुछ समझ नहीं आता, उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता। वो खुद में ही बोलता, शिनयांग भी चली गई। सीन दिखाया जाता है एक जगह का। जंग शफान अपने दुखारे मुकुड़े के साथ टहल रहा था। वो उस टाइम पर अपने में हो रहा होता और अभी भी उसने एक ट्रेजिक सीन को विटनेस किया था। उसके टीचर तियानबी उसके सामने मरे थे, मोर ओवर टीचर की वाइफ भी। वो अपने में खो रखा था एंड बोलता है टीचर एंड शिनयांग दोनों चले गए। उस टाइम पर जंग शफान ऐसे पेन से सफर कर रहा होता है जो बहुत डीप होता, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। वो इन्हीं कुछ ख्यालों के साथ स्ट्रीट में चल रहा होता। इतने में उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता जो उसके लिए बहुत फैमिलियर सा था। वो रेस्टोरेंट में जाता है एंड कुछ ऑर्डर करता। इसी टाइम पर उस रेस्टोरेंट में 3 और कस्टमर आ जाता है। उनमें से एक ओल्ड मैन, एक लेडी एंड एक यंग मैन होता हूँ। ये सो तीनों जोविएशन, शेववान एंड वाइल्ड डॉग थे। अब तो ये भी कहावत बन गई है, जहाँ कोई ना मिले वहाँ ये तीनों जरूर मिलेंगे। और फिर यहाँ पर इनकी कई सारी बातें होती है। जोविएशन शफान को इनलाइटन करते हुए पॉइंटर देता हूँ। जब इनकी बातें एंड पर आती है तो जोविएशन जंग शफान को साइड में बुलाता है एंड उससे कुछ बताने लगता, जिसे सुन के जंग शफान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो ये सब खत्म करके एक दूसरे से फेयरवेल लेते हैं। सीन कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है माउंट शोमी पर तियानयन टेम्पल का। जोविएशन ने जंग शफान को साइड में बुलाकर तियानयन टेम्पल के एक ट्रेजर लेने को कहा था, जिससे वो बियाओ को रिवाइव कर सके। जंग शफान यहाँ उसी ट्रेजर को लेने आया था। तियानयन टेम्पल काफी लाइवली होता है, सभी मॉन्क्स अपने कामों पर लगे थे। इन सभी मॉन्क्स में फंक्शन भी था, जो एक जगह से आते जाते लोगों को देख रहा था। इतने में उसके पीछे से एक ग्रे रोब्ड पर्सन अपीयर होता। हॉशिंग डिस्ट्रैक्ट एंड शॉक्ड लुक में उस ग्रे क्लोथ्स पहने हुए पर्सन को सब बोलता, गोस्टली हम फिर से मिल गए। यस, वो पर्सन गोस्टली जंग शफान होता। वो फाशिंग से बोलता, सीनियर ब्रदर क्या आप पुआंग मास्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो, मुझे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करनी है। फाशिंग ये सुन के स्माइल करता है, कहने लगता है, जंग पैटर्न रेस्टेसर्ड हमारे मेंटर ने पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया, अगर तुम यहाँ आओगे तो उन्हें जल्दी इन्फॉर्म करे जिससे वो तुमसे जल्दी मिल पाए। एंड इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। फाशिंग जंग शफान को पुआंग मास्टर से मिलवाने एक मेडिटेशन रूम में ले जाता। पुआंग मास्टर जंग शफान को स्माइल करते हुए बोलता, पैटर्न यहाँ आने की कोई खास वजह। इन रिस्पॉन्स में शफान बोलता, बिना बुलाए आने के लिए डिसाइपल को माफ कीजिए। पुआंग मास्टर ये सुन के बोलता, मैंने पहले ही कहा था तियानयन टेम्पल के डोर्स तुम्हारे लिए हमेशा ओपन है, तुम कभी भी आ जा
सकते हो, बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। शेफान हेजिटेट करते हुए मास्टर पुओंग की ओर देखते हुए कहता, मास्टर डिसाइबल यहाँ पर एक चीज को बोरो करने आया। साथ में वो ये भी कहता, मास्टर कि आपके पास टेंपल में कोई क्यूएन कुन रीइंकार्नेशन प्लेट नाम से कोई ट्रेजर है। पुओंग मास्टर एंड फाशेंग ये सुन के सरप्राइज हो जाता है। वो बोलते हैं हाँ ये ट्रेजर हमारे टेंपल में तो है, बट तुम्हें वो क्यों चाहिए और वो भी अचानक से। इन रिस्पॉन्स में शेफान कहता, मास्टर आप तो अवेयर ही हो 10 साल पहले क्वीन हिल में क्या हुआ। मुझे वो ट्रेजर अपने उस फ्रेंड को सेव करने के लिए चाहिए। इन 10 सालों में मैंने इस वर्ल्ड के हर कोने कोने में जाकर बियाओ को रिसीव करने का मेथड सर्च किया, बट एट द एंड सब कुछ फेल हो गया, कोई फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिला। इस टाइम पर जंग शेफान के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। वो कंटिन्यू करता, रिसेंटली डिसाइबल एक एक्सपर्ट से मिला जिन्होंने मुझे एनलाइटन किया। तिएनिन टेंपल में क्यूएन कुन रीइंकार्नेशन प्लेट नाम से एक मार्वेलस ट्रेजर है जिसमें किसी की सोल को भी सेट करने की एबिलिटी है। शायद वो बियाओ को रिवाइव कर पाए। मास्टर इसीलिए डिसाइबल यहाँ पर आया, इस उम्मीद में कि मास्टर उस ट्रेजर को मुझे बोरो करने दें। सब सही होने के बाद मैं पर्सनली आपको वो ट्रेजर वापस कर दूंगा। ये बोलने के बाद शेफान की लिप्स ट्रेंबल करने लगती एंड वो पुओंग मास्टर की ओर नील होता। पुओंग मास्टर ये देख के शॉक हो जाता, तो कहने लगता है ऐसा करने की कोई नीड नहीं, खड़े हो जाओ। साथ में ये भी पूछने लगता है क्या तुम बता सकते हो वो कौन सा एक्सपर्ट है जिसने तुम्हें क्यूएन कुन रीइंकार्नेशन प्लेट के बारे में बताया। बिकॉज ये बात टेंपल में कुछ ही लोगों को पता। ये क्वेश्चन सुन के शेफान के एक्सप्रेशन चेंज होते। वो बोलता डिसाइबल को माफ कर दो, सीनियर ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मना किया। पुओंग मास्टर ये सुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। कुछ देर बाद सोचने के बाद वो साई करते हुए कहते हैं छोड़ो ये मैटर नहीं करता, तुम्हें किसी ने भी बताया हो, तुम पूजी जूनियर ब्रदर की डिसाइबल हो एंड ये ट्रेजर जूनियर ब्रदर का ही है। साथ में वो ये कहने लगता चलो मैं तुम्हें एक पर्सन से मिलवाने ले चलता हूँ। शेफान ये सुनकर सरप्राइज फील करता, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुओंग मास्टर इतने जल्दी मान जाएंगे। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है एंड थैंक यू बोलने लगता। उसके बाद शेफान एंड फाशियांग पुओंग मास्टर को फॉलो करते हुए वो एक यार्ड में चले जाता है। जब ये जा रहे होते तो बीच में मास्टर पुओंग शेफान को उस पर्सन के बारे में बताते जिससे मिलने जा रहे थे। उसका नाम पूडे होता और फिर यहाँ पर इनके बीच में कई सारी बातें होती है। जंग शेफान के हालत इस टाइम पर कुछ खास नहीं होती। एट द एंड शेफान पूडे मास्टर को मना लेता क्यूएन कुन रीइंकार्नेशन प्लेट देने के लिए। क्यूएन कुन प्लेट एक ऐसा ट्रेजर होता है जिससे लाइफ एंड डेथ को डिसाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट रीइंकार्नेशन एंड डेस्टिनी को भी डिसाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ शेफान मजेस्टिक फॉक्स माउंटेन में वापस आ जाता क्यूएन कुन प्लेट ट्रेजर को लेकर। जब वो यहाँ पर आता तो वहाँ के आसपास का सीन देखकर वो शॉक हो जाता। पूरा गोस्ट किंग चावस से भरा होता। बिकॉज यहाँ पर गोस्ट किंग कुछ क्रेजी तो कर रहा होता जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि अभी के लिए सिर्फ बियो पर फोकस करते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, शेफान के लिए भी तो वही इंपॉर्टेंट है ना, बियो को रिवाइव करना। वो एक केव में चले जाता है, फिर वहाँ से एक रूम में आता जिसके सेंटर से कोल्ड एयर फ्लो हो रही होती है। वो कोल्ड एयर एक स्टोन से फ्लो हो रही थी जिसके ऊपर एक लेडी लेटी हुई थी। उसकी स्माइल अभी भी उतनी मेस्मराइजिंग थी जितने पहले थी। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा ये लेडी कौन है। यस, ये लेडी बियो होती है। शेफान उस स्टोन के पास जाता है एंड बोलता है बियो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। वो थोड़ी देर में बियो के पास बैठता है। पास्ट के सीन उसके माइंड में फ्लैश करने लगता है। वो अपने पास से वो ट्रेजर निकालता है और वो उसे यूज करने ही वाला था, इतने में उसके पीछे से आवाज आती है रुको ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है। ये वॉइस गोस्ट किंग की थी। वो कहता है वो जेड डिस्क क्या है और तुमने उसे बियो के पास क्यों लाया। इन रिस्पॉन्स में शेफान कहता है उसे सेव करने के लिए। गोस्ट किंग ये सुन के शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये सच में बियो को सेव कर सकता। शेफान क्यूएन कुन प्लेट की ओर देखता है एंड हंसते हुए कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने किसी एक्सपर्ट से सुना इस ट्रेजर की एक स्पेशलिटी है, क्या पता ये ट्रेजर बियो को सेव कर पाए। गोस्ट किंग उस जेड की ओर देखता है। वो भी इस जेड लाइक चीज को देख के सरप्राइज हो जाता है। गोस्ट किंग ने इससे पहले कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। वो पूछने लगता है इसका नाम क्या। इन रिस्पॉन्स में शेफान कहता है क्यूएन कुन रीइंकार्नेशन प्लेट। माना जाता है ये किसी के सोल को उसकी बॉडी में मर्ज कर सकता। गोस्ट किंग कहता है ये ट्रेजर कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं लगता, हो सकता है ये बियो को सेव कर पाए। चलो ट्राई करते हैं। इसी के साथ वो बियो को रिवाइव करने के लिए जेड डिस एंड हीवान बेल को एक साथ में रखते हैं। स्लोली हीवान बेल जेड डिस पे एंटर करती है, बट जैसे बेल एंड डिस के बीच में एक दूसरी डिस्टेंस रहती है शेफान को कुछ सेंस करता है एंड वो सरप्राइज हो जाता। वहाँ से एक व्हाइट लाइट इमर्ज होती है। गोस्ट किंग एंड शेफान ये देखकर खुश हो रहे थे। इतने में पूरा माउंटेन शेक करने लगता और वो माउंटेन क्यों शेक करता वो भी गोस्ट किंग की करतूत होती है। मैंने कहा था ना गोस्ट किंग कुछ क्रेजी कर रहा, बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको साइड में रखकर बियो पर वापस आते हैं। वो माउंटेन शेक होने के रीजन से हीवान बेल एंड जो जेड डिस रहती है वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाता है और फिर जो व्हाइट लाइट इमर्ज हो रही थी वो एक्सप्लोड हो जाती है। हीवान बेल एंड क्यूएन कुन प्लेट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। शेफान एंड गोस्ट किंग की ये देखकर एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो चिल्लाते ये क्या हो गया। उस लाइट के बस्ट होने से बेल में हेवी ब्लो सा हो गया था जिससे वो नीचे गिरती और उसमें फिर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। गोस्ट किंग एंड शेफान दोनों की मानो सोल ने साथ छोड़ दिया। गोस्ट किंग शेफान की ओर देखता है बट उससे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। वो सब याद करता है शेफान ने कितनी बार ट्राई किया बट एट देन सब कुछ फेल हुआ। वो बिना कुछ कहे उस रूम से बाहर चले जाता। शेफान उस बेल को अपने पास रखता है एंड बियो की बॉडी की ओर देखते हुए कहता बियो मुझे माफ कर दे, इस बार भी मैं तुम्हें सेव करने में फेल हो गया। गोस्ट किंग जब उस रूम से बाहर आता तो वो बहुत फीरियस हो जाता और उस माउंटेन के शेक होने का रीजन फाउंड आउट करने लगता। इसके बाद कुछ टाइम तक शेफान गोस्ट किंग सेक्टर में रहता बट फिर आता वो मोमेंट जिसने शेफान की लाइफ को पूरा अपसाइड डाउन कर दिया। वो पहले से इतने पेन इंडोर कर रहा था, इन 10 सालों में उसने क्या कुछ नहीं किया और फिर कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसकी ये सफरिंग और भी ज्यादा बढ़ गई।
गई थी। फॉक्स माउंटेन कोलैप्स हो जाता एंड जो बियो की रिवाइव करने की सारी होप्स थी वो भी सब सेटल हो जाती हैं। शफान ये सब पर भरोसा ही नहीं कर पाता, वो एक डेड बॉडी सा बन गया था। एक ही तो उसकी विश थी 10 साल में बियो को रिवाइव करने की, बट वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। शबाई उसे कैसे न कैसे करके संभालती है एंड उसे उसके होम टाउन में ले जाती है। यस, उसी विलेज में जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। आई नो मैंने लास्ट वाला पार्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में अभी बताना सही नहीं है। जैसे जैसे डोंगा में स्टोरी कंटिन्यू होगी मैं उसे भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। एट द एंड इससे आपको ये तो पता ही चल गया कि बियो रिवाइव नहीं हो पाई एंड आगे भी कभी रिवाइव नहीं हो पाएगी। बट कुछ सोर्सेज में बताया है कि बियो 10,000 सालों बाद रीइनकार्नेट होती है एंड ऑब्वियसली वो फैन मेड नॉवल है, इसलिए आप ये भी मान सकते हो कि बियो की ये लास्ट अपीयरेंस होने वाली है जेड डायनेस्टी में। क्या पता डोंगो वाले चेंज कर दे। जेड डायनेस्टी में एक ऐसी लड़की है जो बियो को सेव कर सकती है, वो लड़की है शाओहुआन, जो यीशम की ग्रैंड डॉटर। ये दोनों जितने सिंपल दिखते हैं उतने है सिंपल है नहीं, इन दोनों की मिस्ट्रीज भी बहुत डीप है। लाइक ये ओल्ड मैन की रिलेशन क्विंजिन सेक्ट से एंड शाओहुआन के पास किसी को रिजरेक्ट करने की पावर होती है, जिसका यूज करके शाओहुआन ने जिंग पिगर एंड वाइल्ड डॉग टाउस्ट को भी सेव किया। बट इस पावर को यूज करने के भी बैकलेस होता है, उसे अपने कुछ लाइफ स्पैन को खोना पड़ता, इसलिए जोविशन कभी शाओहुआन को बियो के बारे में नहीं बताता था। बिकॉज ऑब्वियसली शाओहुआन को फिर अपनी लाइफ स्पैन को होना पड़ता, ऊपर से बियो की कंडीशन भी क्रिटिकल थी, इसलिए जोविशन शाओहुआन को कुछ नहीं बताता। नहीं तो गिवन शाओहुआन कैरेक्टर अगर उसे पता चल जाता तो बियो को सेव करने के लिए कुछ भी करती। आई होप बियो रिवाइवल रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। शबाई जंग शफान को मजेस्टिक फॉक्स माउंटेन से एक रिमोट प्लेस पर ले आती है क्योंकि गोस्ट किंग सेक्ट जो उससे भर गया था सब कुछ शैटर हो गया। शबाई जंग शफान की बॉडी को ग्राउंड में रखते हुए चेक करने लगती है कहीं कोई सीरियस इंजरीज ना हुई हो। चेक करने के बाद उसे कोई सीरियस इंजरीज नहीं दिखती, जिससे वो रिलीफ फील करती है। शबाई भी उसके साथ में होता जो जंग शफान के पास अनमूविंग पोजीशन में बैठा था। शबाई शावी को अपने हाथों में लेते हुए उसे प्रेज करने लगती है। लिटिल फेलो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने क्लेवर होंगे। क्लेवर इन द सेंस शावी की वजह से वो गोस्ट किंग के क्रेजी प्लान को समझ पाए, नहीं तो उनका मरना तय था। शावी भी काफी इंजर्ड था। शबाई उसकी इंजरी पर मेडिसिन लगाते हुए उससे कुछ चैंटिंग करती रहती है। ये दोनों चैंटिंग कर ही रहे होते हैं, इतने में उन्हें किसी की हल्की वॉइस सुनाई देती है, बियो। जब शबाई उस वॉइस को फॉलो करती है वो बस साई कर सकती थी। ये वॉइस जंग शफान की थी जो अनकॉन्शियस स्टेट में भी बियो का नाम ले रहा था। शबाई को कुछ भी समझ नहीं आता अब क्या किया जाए। वो शबाई से पूछती है शबाई क्या करना चाहिए। शबाई कहने के लिए तो ये शबाई से पूछती है, बट कहीं ना कहीं वो ये क्वेश्चन खुद से ही कर रही होती है। वो खुद में ही सोचती है बियो चले गई, मुझे नहीं लगता अब ये जीना चाहेगा। शबाई की बातों का कैसे रिस्पॉन्स कर सकता था। वो शबाई को और अपने 3 आईज को ब्लिंक करते हुए देख रहा होता। जंग शफान को ऐसी हालत में देखना शबाई के लिए भी मुश्किल था। वो मन ही मन में बुरा फील कर रही होती है। एट देन शबाई डिसाइड करती है वो जंग शफान को उसके होम टाउन में ले जाएगी एंड वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन क्विंगन हिल माउंटेन के नीचे का दिखाया जाता, जहाँ का एनवायरनमेंट काफी लाइवली था। ऑल्दो क्विंगन हिल की कंपैरिजन में नीचे कम हलचल थी, बट एनवायरनमेंट काफी पीसफुल होता। इसी पीसफुल माहौल में हमें ग्रास टेम्पल विलेज का सीन दिखाया जाता, जो विलेज 10 साल पहले फुल ऑफ लाइफ से भरा हुआ था। अब मानो उस विलेज में बर्ड्स बोलना पसंद ना करते हो। वहाँ पर इसके ऐसे 3 फिगर डिसेंड होते, जिनमें से एक यंग लेडी जिसने अपनी बैक पर एक यंग मैन को कैरी किया हुआ था एंड शोल्डर पर एक मंकी। आपने भी गैस कर लिया होगा ये 3 कौन है। यस, ये शबाई, जंग शफान एंड शावी होते हैं। जैसे ही वहाँ पहुंचते शावी खुशी से झूम उठता, लाइक वो यहाँ आकर काफी अच्छा फील कर रहा हो। शावी को ऐसा एक्साइटेड होते देखकर स्माइल करती है, साथ ही जंग शफान को वॉल के सपोर्ट में लिटा देती है। जंग शफान भी होश में आ गया था, बट उसकी कंडीशन होश में आने के बाद और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। चेहरे का रंग उतरा हुआ, एक्सट्रीमली पेल, ना कोई मूवमेंट ना कोई हलचल, लाइक ज़ॉम्बी। जंग शफान की ऐसी कंडीशन देखकर शबाई और भी ज्यादा वरीड हो जाती है। उसने सोचा था होश में आने के बाद कुछ तो सही होगा, बट उसकी कंडीशन वर्सन हो जाती है। मोरओवर जंग शफान एक ही स्टेट में बैठा होता, उसकी ऐसी हालत देखकर शबाई का वरीड होना जाहिर सी बात है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे जंग शफान सही हो सके, बट सब कुछ फेल हो जाता। जंग शफान पर इस सब का कोई असर नहीं होता। शबाई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बियो के जाने के बाद जंग शफान की ऐसी हालत हो जाएगी, बट वो कर भी कह सकती थी। इवन तो उसके पास 1000 ईयर ऑफ कल्टिवेशन एक्सपीरियंस था, बट ह्यूमन मैटर्स में शबाई भी हेल्पलेस फील करती है। आइदर साइड हैवी अपनी मस्ती में लगा हुआ था। वो डीप डाउन फॉरेस्ट में जाकर फ्रूट्स तोड़ कर लाता। ये सब कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहता। एट देन शबाई को कुछ आइडिया आता एंड वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। सीन क्विंगन हिल के स्मॉल बम्बू वैली का दिखाया जाता। दूजी की अपने विंडो के सामने बाहर का नजारा देख रही होती है, जिसका चार्म एज यूजुअल हमेशा की तरह था। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई खिड़की से स्टार्स का मजा ले रही होती है। इतने में उसे एक वॉइस सुनाई देती है, क्या तुम ठीक हो। जब लूजी को ये सेंस होता, वो अपने आसपास का सीन देखती है, बट उसे कोई नहीं दिखता। वो एक काम वॉइस में कहती है, यहाँ पर कौन मास्टर है, प्लीज अपने आप को दिखाओ। ये सुन के हवा में से एक फिगर स्लोली लूजी की ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी ब्यूटी से मैं भी मेस्मराइज्ड हूं। लूजी को पहले ये वॉइस फैमिलियर सी लग रही थी, बट वो गैस नहीं कर पा रही थी। जब उसके सामने एक लेडी अपीयर होती है, वो उस लेडी को पहचान जाती है। ये शबाई होती है, जो लूजी को जंग शफान की कंडीशन के बारे में बताने आई थी। लूजी की शबाई से बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन रिस्पॉन्स में शबाई बात को घुमाते हुए कहती है, इस टाइम आधी रात है फिर भी तुम सोई नहीं एंड अपनी सोच में डूबे हुए स्टार्स मून को निहार रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी के बारे में सोच रही हो। ये सुन के लूजी का फेस ब्लश करने लगता, बट वो अपने एक्सप्रेशन साइड करते हुए बोलती है, इससे तुम्हें क्या, तुम ये बताओ क्विंगन हिल में तुम क्या कर रही हो, यहाँ आने की कोई खास वजह, वो भी मिडनाइट में। शबाई अपनी मॉकिंग भरी बातों को साइड में रखते हुए लूजी से बोलती है, मैं भी उस पर्सन के
कारण यहाँ पर आई हूँ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। जैसी ल्यूजिकी ये सुनती है उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। वो हेजिटेंट लुक में कहती है क्या हुआ उसे, वो ठीक है। इन रिस्पॉन्स में शोबाई बोलती है वो ग्रास टेम्पल विलेज में है। ल्यूजिकी अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखाती बट मन ही मन उसके हार्ट में स्ट्रेन से फीलिंग इमर्ज होती है। वो शोबाई से बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो मैं सेक्टर रूल्स को ब्रेक कर दूंगी। मोरओवर अगर मैं चली भी गई तो मेरे वहाँ जाने पर क्या ही हो जाएगा। ल्यूजिकी ये सब तो बोलती है बट कहीं ना कहीं उसे भी शोबाई की बातों से लग रहा था सिचुएशन सीरियस है। वो उससे पूछती है वो ठीक है ना। शोबाई कुछ रिएक्ट नहीं करती जो देखकर ल्यूजिकी और भी ज्यादा वरीड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। कुछ टाइम तक साइलेंट रहने के बाद शोबाई बोलती है बियाओ चली गई। जैसी ल्यूजिकी ये सुनती है मानो उसके कानों में झटका सा लगाओ। शोबाई कंटिन्यू करती है तुम और भी एक दूसरे से फैमिलियर हो। इतने में शोबाई रुक जाती है एंड बात को खत्म करते हुए बोलती है उसकी कंडीशन काफी खराब है, मैं भी इस मैटर में हेल्पलेस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई। ये सब सुनने के बाद ल्यूजिकी के मन में जो वरीज बड़ी उनके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो शोबाई के साथ स्काई और फ्लाई करते हुए खुद में ही सोचती है क्या सेक्ट रूल्स क्या कमेंटमेंट्स। उसके एज में आंसू साफ साफ दिख रहे थे क्योंकि उसे लगा बियाओ के जाने के बाद जंगशफन को किस पेन से सफर करना पड़ रहा, जिसे सोचकर ल्यूजिकी को खुद ऐसा फील हो रहा था लाइक कोई उसके हार्ट को नाइफ से स्टैब कर रहा हो। कुछ टाइम तक फ्लाई करने के बाद ये दोनों ग्रास टेम्पल विलेज में पहुंच जाते हैं। शोबाई भी रिलीफ फील करती है। रूम के अंदर जंगशफन सेम पोजीशन में लेटा हुआ था। ल्यूजिकी के हाथ में रखी हुई तियानिया सॉर्ट ग्लो करती है लाइक वो भी अपने ऑनर के कॉम्प्लिकेटेड इमोशन से अवेयर हो। जंगशफन की ऐसी हालत देखकर ल्यूजिकी का फेस भी पेल पड़ जाता। ल्यूजिकी अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहती है शफन। ये फैमिलियर वॉइस सुन के जंगशफन की बॉडी मूव करने लगती है बट इंस्टेंटली सेम स्टेट में चली जाती है। ल्यूजिकी ये सब माइंड नहीं करती एंड जंगशफन के फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहती है शफन मैं तुम्हारे पास आ गई, मैं ल्यूजिकी हूँ। जिसके बाद ल्यूजिकी जंगशफन की केयर करने लगती है। सीन हाई अप इन द स्काई का दिखाया जाता जहाँ पर दो फिगर्स गोस्टिंग सेक्ट की ओर जा रहे थे। इनमें से एक पर्सन पीडलेस ब्यूटी जिन फिंगर एंड दूसरा पर्सन कांगशंग होता। वो दोनों क्लिंगन माउंटेन के हेवन सेल को डिस्ट्रॉय करके गोस्ट किंग को रिपोर्ट करने जा रहे थे। साथ ही ये दोनों आपस में बात कर रहे होते गोस्ट किंग रिलेटेड लाइक उनका क्या प्लान होने वाला है। जब दोनों गोस्ट किंग सेक्ट पहुंच जाते हैं वहाँ की हालत देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। जिन फिंगर इजीली गेस कर पा रही होती है क्या हुआ क्योंकि जब वो गोस्ट किंग सेक्ट की ओर आ रहे थे उसने बाहर पड़े हुए गोस्ट किंग सेक्ट के डिसेबल्स के स्कल्स देखे, इसलिए वो कांगशंग से कुछ बहाना मारते हुए उसे अकेले गोस्ट किंग से मिलने के लिए बोलती है। कांगशंग भी गोस्ट किंग को रिपोर्ट करने चले जाता। सरप्राइजिंगली वही हुआ जो जिन फिंगर ने सोचा। जैसे कांगशंग अंदर जाता जिन फिंगर जो मेन एरिया से थोड़ा बाहर को आई थी उसे कांगशंग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, वो भी बस कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद डेडली साइलेंट। जिन फिंगर को ये लग गया था कांगशंग को गोस्ट किंग ने मार दिया एंड वो वहाँ से चली जाती है। उसका गोस्ट किंग में रहना अब खतरे से खाली नहीं था। सीन क्विंगन हिल के एंसेस्टर हॉल का दिखाया जाता जहाँ अभी भी पहले जैसे माहौल था, मतलब पीसफुल बर्ड्स की चहचहाट एंड फ्रेश एयर। इसी पीसफुल सराउंडिंग्स में लिंजिंग एक जगह बैठकर स्काई की ओर देख रहा होता। उसके हाथ में रखी हुई ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड भी शाइन कर रही होती है। बीस्ट गॉड कैटास्ट्रोफी के बाद इस जगह पर कोई नहीं आता था बट ऑन द अदर हैंड लिंजिंग को इस जगह से लगाव हो गया था, इसलिए वो अपना मोस्टली टाइम यही स्पेंड करता था जिससे वो वन जियानी को रिस्पेक्ट पे कर सके। एज यूजुअल लिंजिंग एंसेस्टर हॉल में अपने ख्यालों में खोया था। इतने में उसे कुछ सेंस होता, वो खुद में ही बोलता एंसेस्टर हॉल में तो कोई नहीं आता बट यहाँ पर कौन आया होगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी और एक पर्सन को आते हुए देखता जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता क्योंकि वो पर्सन सेक्टेड दाऊशान था जो एंसेस्टर हॉल की ओर बढ़ रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दाऊशान को रोकने के लिए तियानबी खुद को सैक्रिफाइस कर देता बट एट देन तियानबी के सैक्रिफाइस करने से भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इतना जरूर होता दाऊशान अब कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। दाऊशान लिंजिंग को बाहर रहने को बोलता, खुद अंदर चले जाता। इनिशियली लिंजिंग अदर मास्टर को इन्फॉर्म करने जाना चाहता था बट एट द एंड वो वहीं रहने का डिसाइड करता। सीन एंसेस्टर हॉल के अंदर का दिखाया जाता जहाँ पर दाऊशान नील होते हुए अपने कर्मों के लिए टैबलेट के सामने माफी मांग रहा था। साथ ही वो वहाँ पर अपने ब्लड से एक खाली टैबलेट पर वन जियानी लिखते हुए ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहता है जूनियर ब्रदर। यस वन जियानी दाऊशान का जूनियर ब्रदर था एंड मोस्ट शॉकिंगली इन दोनों के मास्टर के फेट में भी सेम यही हुआ। जूशियन सॉर्ड के यूज करने पर उसने भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो दिया था जिस रीजन से उसे दाऊशान एंड वन जियानी ने किल किया। कुछ टाइम तक रिस्पेक्ट पे करने के बाद वहाँ से डिसअपियर हो जाता। लिंचिंग के एंसेस्टर हॉल के अंदर जाता कहीं कुछ चेंज ना हो बट उसे कोई चेंज नहीं दिखते इसलिए वो वहीं पर अपने काम में लग जाता। सीन क्विंगन हिल माउंटेन के नीचे ग्रास टेम्पल विलेज का दिखाया जाता जहाँ पर किसी के लिए 1 से 2, 2 से 3 ऐसी करके दिन बीते जा रहे थे। यस मैं बात कर रहा हूँ ल्यूजिकी एंड जंगशफान के। ल्यूजिकी अब ये भी भूल गई थी उसे यहाँ पर कितने दिन हो गए। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, इतने सालों तक जो भी उसके मन में फीलिंग्स थी मानो उन फीलिंग्स के कारण ल्यूजिकी ने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया। उसकी बस एक ही विश बन गई थी दिन रात अपने लवर के साथ रहना। इस टाइम भी ल्यूजिकी ने जंगशफान को किया हुआ था। जंगशफान अभी भी सेम अनमूविंग स्टेट में था लाइक वो कहीं खोसा गया हो। बीते कुछ दिनों में ल्यूजिकी ने वो सब कुछ किया जो उससे हो सका बट एट द एंड सब कुछ फेल। फिर भी ल्यूजिकी गिव अप नहीं करती बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी जंगशफान के पेन को फील कर पा रही होती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए जंगशफान की इंजरीज भी हील होती गई। ऐसी एक दिन ल्यूजिकी जंगशफान को अपने चाइल्डहुड की स्टोरी सुना रही होती है। साथ ही उससे ये भी बोलती है बियाओ भी तुम्हें ऐसे हालत में नहीं देखना चाहिए। इतने भी ल्यूजिकी को बाहर से एक वॉइस सुनाई देती है नॉनसेंस। जब ल्यूजिकी पीछे मुड़ के देखती है वो देखती है कि शोबाई उसकी ओर आ रही होती है। शोबाई ल्यूजिकी को इग्नोर करते हुए जंगशफान के पास आती है एंड कूलली बोलती है तुम कब तक ऐसी स्टेट में रहने वाले हो, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसी रहना चाहते हो। ल्यूजिकी की ये सुन के एक्सप्रेशन से चेंज हो जाते हैं। वो कुछ बोलने वाली थी बट खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे भी पता था शोबाई जंगशफान की केयर करती है और वो उसकी भलाई के लिए बोल रही है। जंगशफान के फेस पर भी ये सुन के कुछ हरकत दिखाई देती है पर कुछ टाइम बाद वो अपनी आइज क्लोज कर देता जिसे देखकर शोबाई और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है। वो जंगशफान को कॉलर पकड़ते हुए
उसे खड़ा उठाती है। इतने में लूजी की क्राइड लुक में उसे रोकते हुए कहती है ऐसा मत करो, वो सह नहीं पाएगा। बट शबाई कहाँ रुकने वाली थी, वो जंग शफान को 2 थप्पड़ मारती है जो इतने क्लियर एंड क्रिस्प थे जिससे जंग शफान का फेस पूरा लाल पड़ गया था। लूजी की ये सब देखकर खुद को कैसे रोक सकते थे, वो शबाई को दूर धकेलते हुए जंग शफान को हक कर लेती है। शबाई जंग शफान से बोलती है ऐसे रहने से कुछ नहीं होगा, वो चली गई है, इसे तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना बढ़िया। अगर ऐसी हालत में रहोगे बियाओ की स्पिरिट भी रेस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये बात एक्सेप्ट कर लो, बियाओ चली गई। ये सब बोलने के बाद शबाई वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। वो जंग शफान को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, बट शबाई की स्लैप्स कुछ हद तक वर्क करके जंग शफान की बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है एंड वो लूजी की ओर ऐसे देख रहा होता जैसे कोई चाइल्ड। जंग शफान लूजी को हक करते हुए जोर जोर से रोते हुए बोलता बियाओ चली गई। लूजी की जंग शफान के ऐसे रिएक्शन देखकर स्टैंड हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जंग शफान जैसा हार्ड पर्सन उसके सामने इतना सॉफ्ट होगा। वो भी उसे अच्छे से टाइट से हक करते हुए उससे दिलासा देती है सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ एक और रात बीत जाती है। शबाई के हार्श वर्ड से जंग शफान अपने अंदर के नाइटमेयर से जाग गया, बट कुछ ही टाइम बाद उसे फीवर हो जाता। लूजी की भी गैस कर लेती है फीवर उसके हार्ट में जो पेन था उसकी वजह से आया। खुशी की बात ये होती है अब जंग शफान पहले जैसे जॉम्बी लाइक नहीं रहा। लूजी की जंग शफान पूरी अच्छे ढंग से केयर करती है। कुछ टाइम ऐसे एक साथ स्पेंड करने के बाद एक सुबह लूजी की एंड जंग शफान सो रहे होते हैं। जब लूजी की अपनी स्लीप से जागती है उससे क्विंगन हिल की डायरेक्शन में हवा में एक्सप्लोड होते हुए फायरवर्क्स दिखते हैं। फायरवर्क्स मिलकर एक स्वॉर्ड बनाते हैं जिसे देखकर लूजी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये सिंबल क्विंगन हिल में सबको समन करने के लिए तभी यूज करते हैं जब सेक्ट में कोई सीरियस सिचुएशन हो। लूजी की जंग शफान की ओर देखते हुए बोलती है शफान सेक्ट में कोई ट्रबल आया, सेक्ट से अर्जेंट समन आया, इसलिए मुझे जाना होगा। साथ में वो ये भी बोलती है तुम्हारे सेक्टेड गोस्ट किंग के हाथ में एक इविल वेपन लगा जिससे वो किसी की भी विल को मैनिपुलेट कर सकता। मोस्ट शॉकिंगली वो बड़े रेड ब्लड लाइट में कंसील है। जैसे कोई इसके पास जाता वो पपेट में चेंज हो जाता। लूजी का फेस ये बताते हुए पेल हो जाता और कंटिन्यू करती है सभी गुड फैक्शंस इस टाइम पर टेरिबल सिचुएशन में, इसलिए मुझे चेक करने जाना होगा। वो अपनी बात को खत्म करते हुए बोलती है तुम्हें पता नहीं होगा क्विंगन हिल में इंटरनल केओस चल रहा, जूसियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। जो बैटल मैं विटनेस करने जा रही हूँ शायद मैं उससे वापस ना पाऊँ, इसलिए लगता है ये हमारी लास्ट मीटिंग है। और फिर लास्ट में जंग शफान की लिप्स पर किस करने के बाद लूजी की अपनी तियानिया स्वॉर्ड के ऊपर क्विंगन हिल की ओर फ्लाई करती है। ये सब सुनने के बाद जंग शफान के हार्ट में मानो कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग इमर्ज हुई हो एंड बॉडी में लाइक स्पार्क सा, बट अभी भी वो अपनी स्लिप से नहीं जागा। कुछ दिन तक ग्रास टेंपल विलेज में फिर से वही डेड साइलेंस होती है। एक रात अचानक से जंग शफान की आइज ओपन होती है। जब वो अपनी आइज ओपन करता उसे अपने सामने एंडलेस डार्कनेस स्काई में स्टार शाइन होते हुए दिखते हैं। शैव भी अपनी मस्ती में लगा हुआ होता जो जंग शफान को देखकर उसके पास आ जाता। इस टाइम पर जंग शफान को देखकर ऐसा लग रहा था लाइक उसके हार्ट में जो सौरव थे वो सब डिसअपियर हो गए। उसके फेस पर ना कोई थकावट ना कुछ। नेक्स्ट डे जंग शफान खड़े होते हुए आसपास का सीन देखने लगता। उसे ये जगह फेमिलियर सी लगती है, लगे कि वो अपने होम टाउन में जो आया था। इन अदर वर्ड्स जंग शफान अब अपनी सही कंडीशन में आ गया था। वो यहाँ खुद को देखकर अच्छा फील करता। साथ ही शैवी को पैट करते हुए अपने शोल्डर पर बैठा था और फिर शैवी को लेकर स्माइलिंग फेस के साथ वहाँ से क्विंगन हिल की ओर चले जाता। थोड़ी देर बाद जंग शफान फॉरेस्ट को पार करते हुए क्विंगन हिल की इल्यूजनरी मून केव के एंट्रेंस पर आ जाता। इल्यूजनरी केव के बाहर कुछ टाइम रुकने के बाद जंग शफान बिना किसी हेजिटेशन के अंदर जाने लगता। अंदर का सीन अभी भी वैसे ही होता जैसे पहले था जब जंग शफान इस केव में आया था। दूर पर ताइजी ड्राइंग्स और फिर जंग शफान केव के अंदर जाते रहता लाइक वो किसी टेस्ट को दे रहा हो। पहले उसे फील होता जैसे वो किसी सी ऑफ फायर में हो जिससे उसकी पूरी बॉडी पेरिश होने वाली हो। फिर उसके बाद वहाँ पर चिल सी फैलने लगती है एंड इन नेक्स्ट मोमेंट रम्बलिंग साउंड। ये सब एक्सपीरियंस करने पर भी जंग शफान का माइंड काम होता। वो अपनी आइज को क्लोज करते हुए सब कुछ फील करता। जंग शफान ऐसे बिना पीछे मुड़े हुए आगे बढ़ते रहता। सडनली उसे एक वॉइस सुनाई देती है जिसे सुनकर जंग शफान को ऐसा फील होता है लाइक उसे लाइटनिंग ने हिट कर दिया। ऑल्दो जंग शफान अपना कंपोजर नहीं होता बट वो अपनी क्लोज्ड आइज स्टेट में बोलता बियाओ। जंग शफान कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। वो वॉइस फिर आती है शफान क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगे, पीछे मुड़ो और मुझे देखो। बट जंग शफान फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। वो अपना कंपोजर बनाए हुए आगे बढ़ते जाता। वो वॉइस भी कंटिन्यूअसली आती जा रही थी। साथ ही और भी वॉइसेस गूंजती है जो जंग शफान के फादर मदर मास्टर की वॉइस होती है। जंग शफान के माइंड में पास्ट के सीन्स फ्लैश होते हैं एंड वो स्माइलिंग फेस के साथ आगे चलते रहता। कुछ टाइम बाद वॉइसेस आनी भी बंद हो जाती है और आसपास का माहौल भी पहले जैसा हो जाता। ऐसे चलते चलते जब जंग शफान एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंच जाता उसे कफिंग करते हुए एक वॉइस सुनाई देती है तो ये तुम हो। ये वॉइस सुनकर जंग शफान स्लोली अपनी आइज ओपन करता। जंग शफान ने जब अपनी आइज ओपन करी उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसके सामने ऐसा नजारा होगा। वो अपने सामने एक डेजर्ट एंडलेस डेजर्ट दिखता जहाँ पर ना कोई घास ना कोई ट्रीज, सिर्फ डार्क ग्रे रॉक्स एंड सैंड। कुछ टाइम ऐसे देखने के बाद जंग शफान दूसरी साइड देखता है जहाँ डेजर्ट के ऊपर एक बड़ा सा डार्क रॉक होता जिसके ऊपर सीढ़ियां बनी थी। उसके सेंटर में एक एंशिएंट कल्डन होता जिस पर एक फिगर बैठा होता। जब जंग शफान इस फेस को देखता उसकी बॉडी शेक करने लगती है क्योंकि ये पर्सन उसके लिए बहुत फेमिलियर सा था। ये पर्सन सेक्रेड दाऊशान होता जो जंग शफान की ओर देख रहा था। जंग शफान जब उसके पास पहुंचता दाऊशान बोलता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गिवन योर स्किल्स तुम यहाँ पर आओगे, ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग सा। जंग शफान के माइंड में इस पर्सन को देखकर काफी बातें चल रही थी लाइक इसकी वजह से उसके टीचर्स तियानबुई सिनियांग शुरू मारे गए। बट वो इन बातों को साइड में रखते हुए दाऊशान से पूछता तुम ठीक हो। ये सुन के दाऊशान के फेस पर स्ट्रेंज सी स्माइल आती है। वो जंग शफान से कहता तुम यहाँ क्यों आए। इन रिस्पॉन्स में जंग शफान बोलता मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए इसलिए मैं यहाँ आ गया। जिसे सुनकर दाऊशान जोर जोर से हंसने लगता एंड जूसियन स्वॉर्ड अपने हाथ में लेते हुए जंग शफान से मॉकिंगली बोलता तुम अपने टीचर का बदला नहीं लोगे। जाहिर सी बात है दाऊशान कुछ टाइम तक होश में रहने के बाद फिर से जूसियन स्वॉर्ड के कंट्रोल में आ गया था जिससे इनके बीच में फाइट होने वाली होती है। बट जैसे इनकी फाइट और इंटेंस होती
वन जियानी इनकी फाइट में इंटरवीन करता, जो दाऊशान को इनलाइटन करता। इनलाइटन के बाद दाऊशान जूशियन स्वॉर्ड को अपने हाथ से नीचे फेंक देता और खुद को स्वॉर्ड के मैटर से फ्री कर देता। जंगशफन ये सब विटनेस करते हुए वन जियानी से कहता सीनियर। इन रिस्पॉन्स में वन जियानी जंगशफन को प्रेज करते हुए कहता जूशियन स्वॉर्ड को एक न्यू मास्टर की नीड है, मोरओवर तुम्हें यहाँ पर जूशियन स्वॉर्ड ने समन किया, इसलिए तुम डेस्टिनी पर्सन हो। साथ ही वन जियानी जंगशफन को तियानशु के 5 वॉल्यूम्स रिलेटेड बताता, जिसे सुनकर जंगशफन भी शॉक हो जाता। जंगशफन ने तियानशु के 4 वॉल्यूम्स से पहले ही मास्टर कर लिए एंड जो लास्ट वॉल्यूम होता वो जूशियन स्वॉर्ड है। जब इनकी बातें एंड पॉइंट पर आती है, वन जियानी जंगशफन को जूशियन स्वॉर्ड की पावर को कंट्रोल करने के लिए बोलता, खुद वहाँ से वैनिश हो जाता। जंगशफन भी जूशियन स्वॉर्ड की पावर को समझने एंड कंट्रोल करने में लगता। सीन क्विंगन हिल के तोंगतियान पीक का दिखाया जाता, जहाँ पहले जैसे शांति नहीं होती है, हर जगह केओस ही केओस। स्काई भी हमेशा के जैसे ब्लू नहीं होकर वायलेंट रेड हो रखा था। डार्क क्लाउड्स क्विंगन हिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों में गुड फैक्शंस के ऑलमोस्ट 80 to 90% इलाइट्स गोस्ट किंग सेक्ट के हाथों मारे गए। मोस्ट शॉकिंगली सभी इलाइट्स गोस्ट किंग सेक्ट की एविल पावर से मैनिपुलेट किए, जिससे वो एक दूसरे को मारने लगे। इनिशियली गुड फैक्शंस एडवांटेज में होते हैं, बट आउट ऑफ सडन सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। गोस्ट किंग इतना क्रेजी हो गया, वो कॉमन मॉर्टल लोगों को भी नहीं छोड़ रहा था, उन्हें मैनिपुलेट करके अपनी किलिंग मशीन में चेंज कर दिया। ये सब करते करते इनके नंबर्स बीस्ट कैटास्ट्रोफी से भी ज्यादा एंड टेरिबल हो गए होते हैं। इसलिए सब गुड फैक्शंस के बचे हुए डिसाइबल्स एंड जो बड़े बड़े फिगर थे वो किंग इन हिल में आ जाते हैं, जिससे कुछ सॉल्यूशन निकल सके। सभी लोग क्रिस्टल हॉल में जमा हो जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लॉसेस के ऊपर बातें करते हैं। एट द एंड पुआंग मास्टर वो क्वेश्चन पूछते जिस क्वेश्चन को हर एक गुड फैक्शन अदर देन क्विंग इन हिल के मास्टर्स पूछना चाहते थे। पुआंग मास्टर बोलते अब इस कैटास्ट्रोफी से डील करने के लिए सीनियर ब्रदर दाऊशान ही कुछ कर सकते हैं। ये सुन के क्विंग इन हिल के डिसाइबल्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता होता दाऊशान डिसअपीयर हो रखा। पुआंग मास्टर इनके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर कुछ समझ नहीं पाते, वो और ज्यादा पजल्ड होते। इससे पहले शाओशियाई आगे आकर पुआंग मास्टर से बोलता, मास्टर आप शायद इस बात से अनअवेयर होंगे, टीचर कई दिनों से मिसिंग है। और फिर शाओशियाई सब कुछ बताने लगता, क्योंकि अब फाइट करने का कोई मतलब नहीं था। वो सभी को बताता जब से टीचर ने जूशियन स्वॉर्ड यूज की वो स्टेंस एक्ट करने लगे, बात बात पर गुस्सा एंड इरिटेट होने लगे। कुछ टाइम बाद पता नहीं वो कहां डिसअपीयर हो गए और तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। शाओशियाई की बातें सुनकर वहाँ पर सभी प्रेजेंट लोगों के चेहरे पर स्टेंस एक्सप्रेशन आ जाते, क्योंकि जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन उनकी लास्ट होप थी। ये सब बात कर ही रहे होते, इतने में बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज होता, साथ ही क्राई, हाउल एंड रोर्स की आवाज सुनाई देती है। एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता, एविल फैक्शन ने माउंटेन पर अटैक कर दिया। सभी लोग बाहर कैसे एटमॉस्फेयर को चेंज होते हुए देखकर अपने में बस यही सोच रहे होते, क्या सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। बट इनमें से एक लेडी के फेस पर कोई फियर नहीं था। वो लेडी होती है लूजी की। इस टाइम पर उसके फेस पर मेस्मराइजिंग से स्माइल थी। जाहिर सी बात है उसकी सबसे बड़ी विश पूरी हो गई थी, जिसके साथ उससे टाइम स्पेंड करना था वो पहले ही कर लिया। इसलिए इस बैटल के जो भी आउटकम्स होंगे वो सब कुछ हैप्पीली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। क्विंग इन हिल के ऊपर बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स अपीयर होते, आसपास का सीन वायलेंटली रेडिश हो जाता, जिससे वहाँ पर सभी को सफोकेशन फील होने लगती है। माउंटेन पर न्यूमरस फिगर चढ़ते जा रहे होते, जिनकी आइज ब्लडी रेड थी। मोस्टली ये सब मॉर्टल होते जो गोस्ट किंग ने मैनिपुलेट कर रखे हैं। जो डिसाइपल्स वहाँ गार्ड कर रहे थे उन्हें भी रिट्रीट करना पड़ता, कॉज उनके नंबर से बढ़ते जा रहे होते, जिससे उन्हें फेस करना डिफिकल्ट हो गया। इन नेक्स्ट मोमेंट पूरे माउंटेन को एविल सेक्ट के आर्मी ने घेर लिया। ये सब होने के बाद स्काई में एक फिगर लाइक ब्लड बॉल डिसेंड होता, जो जोर जोर से हंसते हुए क्विंग इन हिल के लोगों को मॉकिंगली कहता, तुम क्विंग इन सेक्ट के यूजलेस लोग, तुम्हें मेरी पावर्स का अंदाजा लग गया होगा, बुलाओ अपने सेक्ट हेड को। यू डॉग दाऊशान, अब तुम कहाँ छुपे बैठे हो, तुम्हें हमेशा ऐसे ही वर्ड को सेव करना था ना, अब नहीं करोगे यूज इनविजिबल कही जाने वाली फॉर्मेशन जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन। ये वॉइस गोस्ट किंग की थी, जिसकी एविल लाफिंग से पूरे क्विंग इन हिल के एटमॉस्फेयर में एरी सी चिल फैलने लगती है। गोस्ट किंग ने जो लोग मैनिपुलेट किए थे वो भी माउंटेन पर चढ़े जा रहे थे। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। गुड फैक्शंस के जो बड़े लोग होते हैं उन्हें कोई डिसीजन तो लेना ही था। पुआंग मास्टर सभी डिसाइबल्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी एविल पावर से कंट्रोल में है उन्हें बिना हेजिटेट किए किल कर दो। जाहिर सी बात है दाऊशान के बाद मोस्ट रिवर्ड फिगर मास्टर पुआंग होते हैं, इसलिए वो सभी को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक ब्लडी बैटल होती है। इस बैटल में काफी बड़े बड़े फिगर्स मारे जाते हैं, लाइक लूजिकी की मास्टर शुई हुई, जिसके लास्ट वर्ड्स ही होते हैं लूजिकी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। लूजिकी ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी, उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। बट लूजिकी की सीनियर सिस्टर वेनमिन उसे कैसे न कैसे करके संभाल लेती है। आसपास का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉर्टल हेल। लूजिकी एंड वेनमिन की स्ट्रेंथ भी खत्म होने वाली होती है, क्योंकि एविल सेक्ट के लोग बढ़े जा रहे थे। ये दोनों जब थक हार जाते हैं, लूजिकी वेनमिन से बोलती है, मैं सुसाइड करना पसंद करूंगी वजह इन एविल लोगों के हाथों से मरने से पहले। वेनमिन भी क्या ही बोल सकती थी, इनकी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी जहाँ इनके पास कोई अदर चॉइस नहीं रही। वेनमिन रिस्पॉन्स करते हुए बोलती है, जूनियर सिस्टर तुम्हारे जाने के बाद हम भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे। लूजिकी अपने आइज को क्लोज करते हुए खुद से ही बोल रही होती है, शफान इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, अगर फेट में लिखा होगा हम दूसरी लाइफ में जरूर मिलेंगे। उसके हाथों में रखी हुई तियानिया स्वॉर्ड से गोल्ड एनर्जी फ्लो हो रही होती है। लूजिकी कुछ करती इससे पहले वेनमिन उसे रोकते हुए बोलती है, वो देखो क्या चल रहा एंड वो किस चीज की साउंड है। जब वो साउंड आती है पूरा बैटलफील्ड साइलेंट पड़ जाता, सभी के फेस पर स्टंट एक्सप्रेशन होते हैं। क्विंग इन हिल के रेयर माउंटेन से एक लॉन्ग विसल एक्सप्लोड होते हुए सबको सुनाई देती है। इन नेक्स्ट मोमेंट स्काई में एक लाइट इमर्ज होते हुए ड्रैगन फॉर्म लेती है। सभी लोग इजीली गेस कर पा रहे होते ये फेनोमेना किस चीज का। उसमें से एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता, जूशियन, वो जूशियन है। इस टाइम पर सभी गुड डिसाइबल्स अपना पेन भूल गए एंड मनी मन हैप्पी फील कर रहे होते। उन्हें एक नई उम्मीद से मिल गई थी। उस लाइट में से एक फिगर इमर्ज होता, उसके आसपास इतनी लाइट होती है कि और लोग उसका फेस साफ साफ नहीं देख पाते, बट उसके हाथ में रखी हुई स्वॉर्ड को सब लोग इजीली से देख पा रहे होते हैं। ये स्वॉर्ड देखकर सभी गुड फैक्शंस डिसाइबल्स के हार्ट में खुशी का
कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक्साइटेड होते हुए चिल्लाते हैं, ऑलमाइटी जूसियन स्वॉर्ड। क्रिस्टल हॉल के पास सोंगदारन जो वैनमिन एंड लुजुकी के पास था, वो वैनमिन का हाथ पकड़े हुए हैप्पी फील कर रहा होता। वैनमिन भी सेम, बट लुजुकी के इस फिगर को देखकर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते। भले कोई इस फिगर को पहचाने या नहीं, वो इस फिगर को कैसे नहीं पहचान पाती। उसके हट में बस एक ही नाम चलता रहता, शफान। गोस्ट किंग ने भी इस मिस्टीरियस गेस्ट को डिस्कवर कर लिया था, जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते। वो एंग्री होते हुए बोलता, तो ये तुम हो। जंग शफान गोस्ट किंग को इग्नोर करते हुए अपने हाथ में रखी हुई जूशियन स्वॉर्ड को रेज करता। इंस्टेंटली विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। साथ ही क्वीन हिल के सातों पीक से एक एक लाइट इमर्ज होते हुए स्काई में फ्लाई करती है एंड जूशियन स्वॉर्ड के साथ अलाइन हो जाती है। विस्लिंग साउंड लाउडर होती जा रही थी, मानो पूरे वर्ल्ड में यही साउंड सुनाई दे रही हो। कुछ टाइम बाद सबके सामने पास्ट वाला सीन फ्लैश होता, जब दाऊसान ने स्वॉर्ड को बीस्ट गॉड के अगेंस्ट यूज किया था। धीरे धीरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाती है। स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही गोस्ट किंग एंशियस हो जाता। वो जंग शफान को किल करने के लिए टूट पड़ता। इस टाइम पर गोस्ट किंग की अपीयरेंस कुछ ऐसी थी, उसकी हाफ बॉडी ड्रैगन कल्टन के साथ मर्ज हो रखी थी। आइज ब्लडी रेड एंड चारों ओर विशियस एनर्जी फ्लो रही होती है। फिर आता वो मोमेंट जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे, गोस्ट किंग वर्सेस जंग शफान। गोस्ट किंग अपने हैंड में कई लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उससे स्पीयर बनाता और जंग शफान की ओर करते हुए बोलता, देखो मैं तुम्हारी बॉडी को कैसे अलग अलग पीसेस में ब्रेक करता हूँ। गोस्ट किंग को ऐसा देखकर जंग शफान को लग गया था गोस्ट किंग के सर पर मारने का भूत सवार हो गया, जिससे वो सब कुछ भूल गया। तोंगतियान पीक में जो लोग इस फाइट को विटनेस कर रहे थे, वो भी अंदर ही अंदर डरे होते। ऑल्दो स्वॉर्ड अपेयर होने के बाद वो थोड़ा इजी फील करते हैं, बट गोस्ट किंग की माइट के सामने उन्हें डर लग रहा था। इधर साइड लुजुकी के एक्सप्रेशन भी पेल हो जाते हैं। वो जंग शफान एंड गोस्ट किंग की ओर कंटिन्यूअसली देख रही होती है। इस टाइम पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी पहले वाली फॉर्मेशन से डिफरेंट होती है जब दाऊसान ने समन की थी। जंग शफान एंड गोस्ट किंग की फाइट से वहां पर थंडर्स एंड लाइटनिंग एक्सप्लोड होते। दोनों के वेपन से जूसियन स्वॉर्ड एंड रेड स्पीयर एक दूसरे को स्ट्राइक करते, जिनके क्लैश से फ्लैशेस एंड लाइट हॉटर एंड ब्राइटर होती है। कोई भी अपनी आईज ओपन नहीं कर सकता था, वो बस सुनते हैं। अर्थ माउंटेन शेक करने लगते हैं, मानो पूरी क्विंगन माउंटेन रेंज अपसाइड डाउन हो गई हो। सभी लोगों के मन में डर सा फैल जाता जब दोनों वेपन्स के क्लैश से अपेयर हुई लाइट डिस्पर्स होती है। सभी लोग स्काई में गोस्ट किंग एंड जंग शफान की फाइट को देखने के लिए वेट नहीं कर पाते। इस इंटेंस बैटल में एक ह्यूज बड़ा वॉर्टेक्स अपेयर होता जो प्रोफाउंड ब्लैक कलर का था। उस वॉर्टेक्स में जूसियन स्वॉर्ड ने मानो अपना कलर खो दिया हो एंड जूसियन स्वॉर्ड डेजलिंग व्हाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी माइट इस लेवल पर चली जाती है एक फ्लिक करने पर पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। जंग शफान जूसियन स्वॉर्ड से गोस्ट किंग के स्पेयर की ओर स्ट्राइक करता, जिससे स्पेयर टूट जाता, जिससे गोस्ट किंग की मिजरेबल क्राई सबको सुनाई देती है। गोस्ट किंग को ये समझ नहीं आता उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो कंफ्यूजिंग लुक में बोलता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास असुरा पावर है। गोस्ट किंग ये तो बोल रहा था, बट जो जूसियन स्वॉर्ड की एनर्जी थी, जिस एनर्जी ने उसके स्पेयर को ब्रेक किया, वो कंटिन्यूअसली गोस्ट किंग की ओर बढ़ते हुए उसके कल्टन को हिट करती है। उस लाइट ने सब कुछ बर्न कर दिया था, जिससे गोस्ट किंग के फेस पर डिस्पेयर वाला एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इंजर्ड स्टेट में होने के बाद भी गोस्ट किंग क्रेजी वे में हंसने लगता। वो अपने फाइनल पावर को सिंगल अटैक में पॉइंट करते हुए जंग शफान से कहता, जाओ मरो। इधर साइड जंग शफान अपने हाथ में रखी हुई जूशियन स्वॉर्ड से उस कल्टन को स्टैब करता। स्टैब करने से गोस्ट किंग की टेरेबल चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इन नेक्स्ट मोमेंट उस कल्टन के साथ मर्ज हुआ फिगर अलग हो जाता, मतलब गोस्ट किंग एंड कल्टन अलग अलग हो गए थे। गोस्ट किंग की हालत इस टाइम पर कुछ खास नहीं रहती। इनिशियली वो वहां से भागना चाहता था, बट जंग शफान उसे कैसे एस्केप करने देता। वो गोस्ट किंग को ब्यूटीफुली वे में फ्री कर देता। गोस्ट किंग को मरता हुआ देखकर गुड फैक्शन के लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। वैनमिन एंड सोंगदारन भी एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं, लाइक वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वैनमिन अपनी इमोशन को कंट्रोल करती है, वो लुजुकी की ओर देखते हुए कहती है, जूनियर सिस्टर। वो आगे कुछ कहती, वैनमिन देखती है लुजुकी नीचे गिर गई, जैसे उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ ना बची हो। इनके अलावा बाकी सब लोग खुशी मना रहे होते हैं एंड स्काई में जो वर्टेक्स अपीयर होता वो भी डिसअपीयर हो जाता, जिसके बाद सनलाइट फिर से शाइन होने लगती है। और फिर सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। क्विंगन हिल के आउटसाइड कियांग सिटी में कुछ लोग चल रहे होते। ये जोईशान की टीम थी जो किसी एंशिएंट पाथ की ओर स्लोली बढ़े जा रहे थे। इस टाइम पर इनके साथ एक और लेडी भी होती है। शेवेन उस लेडी से बोलती है, फिंगर सिस्टर क्या सच में आप हमें ज्वाइन करेंगे एंड हमारे साथ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे? इन रिस्पॉन्स में जिन फिंगर स्माइल करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स मॉर्टल वर्ल्ड फुल ऑफ डेंजर से भरा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद ये चारों जोईशान, शाओवान, वाइल्ड डॉक्टर ओस्ट एंड जिन फिंगर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते। जाने से पहले जोईशान क्विंगन हिल की ओर देखते हुए स्माइल करता। ऑब्वियसली इसने सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था। ऐसी करके कई दिन बीत जाते। लुजिक स्मॉल बम्बू वैली की लीडर बन जाती है और वो इस टाइम पर बिग बम्बू वैली में अपनी सीनियर सिस्टर वैनमिन से मिलने जा रही होती है। वैनमिन एंड सोंगदारन की शादी पहले ही हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों सिस्टर काफी टाइम से नहीं मिले। इनकी बातें पूरी रात चलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुजी की फेयरवेल ले लेती है। इन नेक्स्ट मोमेंट वो क्विंगन हिल से ग्रास टेंपल विलेज में आ जाती है, जहाँ का एनवायरनमेंट अभी भी वैसी था जैसे पहले था जब वो अपनी मास्टर सुई हुए के कहने पर तियानबुई एंड दाऊसान को ढूंढने आई थी। और इस टाइम पर लुजी की यहाँ पर क्यों आई वो सब आपने गेस कर लिया होगा। यस, कॉज ऑफ जंग शफान। जंग शफान उसी विलेज में एक वुडन हट बनाकर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। उसके साथ में दाहुआंग एंड शाओई भी होते हैं। जंग शफान एंड लुजी एक दूसरे को काफी टाइम बाद देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ एक साथ स्पेंड करते हैं। इन्हीं हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये ब्रिलियंट नॉवल भी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपने इस स्टोरी को बहुत इंजॉय किया होगा।